हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में आईटी एप्लीकेशंस इन कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट है एमकॉम फर्स्ट सेम में, उसके कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो आ जाएंगे, कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना एंड वीडियो कैसी लगी आपको वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और ये पार्ट 1 है, तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना जिनका भी ये सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आईटी एप्लीकेशंस इन कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। What is the significance of management science? How is this approach applied to problem solving? तो ये आपसे क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट साइंस की। बेसिकली आपको इंपॉर्टेंस पूछी है मैनेजमेंट साइंस की एंड कैसे जो ये अप्रोच है ये अप्लाई की जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंस को समझना। कह रहे मैनेजमेंट साइंस जिसे हम एमएस भी बोल सकते हैं, ये एक सिस्टमैटिक डाटा ड्रिवन अप्रोच होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और डिसीजन मेकिंग करने की बिजनेस एंड मैनेजमेंट में। देखो, अब एक तो होता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और एक होता है आपको डिसीजन लेना है ना बिजनेस में। तो अगर आप डाटा के बेसिस पे ले रहे हो, सिस्टमैटिक तरीके से ले रहे हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये क्या है, एक सिस्टमैटिक और डाटा ड्रिवन अप्रोच है मैनेजमेंट साइंस। इसमें क्या है, आप यूज़ करते हो कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स को, स्टैटिस्टिक्स को, एल्गोरिदम्स को, एनालाइज करते हो प्रॉब्लम इनके हेल्प से एंड फिर आप प्रोवाइड करते हो एक ऑप्टिमल बेस्ट सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का। तो इसमें कुछ अगर हम देखें सिग्निफिकेंस, तो सबसे पहले इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। कह रहे जो मैनेजमेंट साइंस है ये हेल्प करती है मैनेजर की एक ऑब्जेक्टिव एंड इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। कैसे? क्योंकि हम इसमें ना डाटा के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे, पहले डाटा का एक्सप्लोर करेंगे, हमारे पास और जो अदर ऑल्टरनेटिव्स कितने हैं उसको सिस्टमैटिकली देखेंगे, फिर उस के अकॉर्डिंग हम क्या है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं। सेकेंड है रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। मैनेजमेंट साइंस ना इंश्योर करती है कि एफिशिएंट यूज़ हो हमारे रिसोर्सेज का, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, मैन पावर हो या फिर मटीरियल हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क। जो मैनेजमेंट साइंस है ये आपको ऑफर करती है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टैकल करने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं, तो उसको कैसे आप क्या है टैकल कर सकते हो, फेस कर सकते हो। तो आपको मैनेजमेंट साइंस यहाँ पे हेल्प करती है। इन्हांस्ड एफिशिएंसी, ये आपके जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो बहुत ही ईजी कर देती है एंड ये कॉस्ट मिनिमाइज करती है क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस आपको देती है, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट क्या है कम लगेगी और बेस्ट वे में काम होगा। नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन। ये हेल्प करती है इवैल्यूएट करने में रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटीज़ क्या हैं, कैसे सिनेरियो एनालिसिस यहाँ पे यूज़ किया जाता है, फॉरकास्टिंग टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है, मैनेजमेंट साइंस में। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव इंसाइट्स। कह रही है ट्रांसलेट करता है बिजनेस की प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव मॉडल्स में। आप क्या है जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम है उन्हें फाइंड आउट करके मॉडल्स बना सकते हो, फिर उसके ऊपर क्या है उस अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस निकाल सकते हो उस मॉडल से। हाउ मैनेजमेंट साइंस इज अप्लाई टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कैसे मैनेजमेंट साइंस को अप्लाई किया जा सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो मैनेजमेंट साइंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है जो कि एड्रेस करती है प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली। तो ये कैसे वर्क करता है वही हम देखेंगे। सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले ना हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इशू क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, क्लियरली ये पता होना चाहिए। जैसे एक कंपनी है वो फेस कर रही है कि डीले आ रहे हैं डिलीवर करने में प्रोडक्ट को उसके कस्टमर तक, तो उसको ये इशू पता लग गया। अब सेकंड स्टेप होगा कलेक्ट करना है डाटा और अंडरस्टैंड करना है क्या कॉन्स्टेंट्स हमारे हैं। तो गैदर करेगी वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस प्रॉब्लम के बारे में। जैसे उसने कलेक्ट किया डाटा डिलीवरी टाइम का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एंड क्या क्या सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है उन सब का। फिर थर्ड स्टेप है डेवलप अ मैथमेटिकल मॉडल। अब जो प्रॉब्लम है विद कॉन्स्ट्रेंट्स उसका क्या है एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया जाएगा। तो क्रिएट किया जाएगा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उस प्रॉब्लम की। एग्जाम्पल यहाँ हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए डिलीवरी टाइम और कॉस्ट को, कि कैसे हम क्या है डिलीवरी टाइम या फिर जो हमारा कॉस्ट है उसे कम करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमाइज करना है डिलीवरी टाइम। कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि हमारे पास लिमिटेड व्हीकल्स हैं एंड ट्रैफिक कंडीशंस भी हमने देखनी है एंड डिलीवरी विंडोज भी हमें देखनी है। फोर्थ है सॉल्व द मॉडल। अब आप यूज़ करोगे क्वांटिटेटिव मेथड्स को, एल्गोरिदम्स को, टूल्स को, जैसे कि एक्सेल हो गया, ठीक है, एक्सेल सॉल्वर हो गया, पाइथन हो गया, या फिर जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है उन्हें यूज़ करके आप फाइंड करोगे एक सॉल्यूशन। अगर एग्जांपल देखें हम तो कैलकुलेट करोगे आप ऑप्टिमल डिलीवरी शेड्यूल क्या होना चाहिए और रूट क्या होना चाहिए एक बेस्ट,
फिर फिफ्थ आ गया इसमें, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट रिजल्ट, इवेल्युएट करोगे सॉल्यूशंस को जो कि क्या है, मैच करते हो बिजनेस गोल के साथ। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे ऑप्टिमाइज शेड्यूल्स आपने बनाए जिससे आपका टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है, ठीक है, और उसे इंप्लीमेंट किया। फिर नेक्स्ट है इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, आपने इंप्लीमेंट कर दिया जो भी रिकमेंड दिए थे उस सॉल्यूशन ने, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में रिकमेंड किए थे जो सॉल्यूशंस, उसे हम अप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल है, इंप्लीमेंट किया आपने नए डिलीवरी रूट्स को एंड मॉनिटर किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर स्टेप नंबर 7 है मॉनिटर एंड एडजस्ट, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी करोगे जो आउटकम आया है वो एज पर एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो रिफाइन करोगे उस मॉडल को जब भी ज़रूरत है। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइक एडजस्ट किया हमने डिलीवरी रूट्स को किसके बेसिस पे, न्यू ट्रैफिक पैटर्न या फिर कस्टमर की लोकेशन के बेसिस पे। एप्लीकेशन देखें मैनेजमेंट साइंस की, तो देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट साइंस को यूज़ किया जाता है। इसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैनेजमेंट साइंस को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑप्टिमाइज़ करें स्टॉक लेवल को। हमें इससे ये पता लग जाता है कि बेस्ट स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए, सो दैट हम अंडर और ओवर स्टॉकिंग वाली जो प्रॉब्लम आ जाती हैं उसे अवॉइड करें। तो एग्जाम्पल है लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। फिर आप प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, कह रहे ये इंश्योर करता है टाइमली प्रोडक्शन करो आप, सो दैट आप डिमांड को मीट कर सको और मिनिमाइज हो आपकी कॉस्ट। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपने कर दिया है और फिर वो उस डिमांड कम हुई, आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दी तो आपकी कॉस्ट वेस्टेज हो गई। तो आपको बेस्ट कॉस्ट मतलब ऑप्टिमाइज कॉस्ट के साथ क्या है यहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में भी यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट साइंस को, प्लान करने के लिए एफिशिएंट डिलीवरी रूट क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ यूज़ कर सकते हो आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो मॉडल होते हैं उनको। फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन और रिस्क मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो यूज़ करके डिसीजन ट्री को, या फिर जो सिमुलेशन टेक्निक्स होती है उनको यूज़ करके। तो मैनेजमेंट साइंस यहाँ पे भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन, असाइन करना टास्क बेस्ट वे में एम्प्लॉयज़ को सो दैट मैक्सिमाइज हो सके उनकी प्रोडक्टिविटी, यहाँ भी मैनेजमेंट साइंस को यूज़ किया जाता है। तो कंक्लूजन देख लें तो जो मैनेजमेंट साइंस है ना, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टमैटिक तरीके से क्या है एड्रेस कर सकता है जो भी चैलेंजेस इश्यूज वो फेस कर रहा है, वो डाटा ड्रिवन डिसीजन ले सकता है जिससे इन्हांस होगी उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब वो अप्लाई करेगा कुछ प्रिंसिपल्स को तो बिजनेस क्या है अचीव कर सकता है एफिशिएंसी भी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी वो गेन कर सकता है इस डायनामिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको 16 मार्क्स में पूछा गया था। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आया था आपको, डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन बिजनेस सेक्टर, लिस्ट सम लिमिटेशंस ऑफ द सेम इन डिसीजन मेकिंग। तो क्वेश्चन है आपका कि आपको एप्लीकेशन बतानी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बिजनेस सेक्टर में एंड आपको कुछ लिमिटेशंस भी बतानी है उसी की डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करना है। ये यूनिट 1 से आपको मोस्टली हमने इसमें क्वेश्चंस ले रखे हैं, जो भी आपको यूनिट 1 से 16 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बिजनेस सेक्टर में क्या होती हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसके अंदर आप यूज़ करते हो कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और कुछ डाटा एनालिसिस टूल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस की। इसमें आपका ये मकसद होता है कि आपको ऑप्टिमाइज़ करनी है प्रोसेस, ठीक है, और डाटा के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि क्यों क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता है बिजनेस सेक्टर में। ये तो हमने देख लिया कि हाँ डिसीजन मेकिंग बेस्ट हो जाए, ऑप्टिमाइज़ हो जाए प्रोसेस और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हम ले सके, बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, बट देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है इसको। सबसे पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन देखें अगर हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आपको करना है या फिर आपको रिस्क असेसमेंट करना है तो यहाँ पे क्या है आप यूज़ कर सकते हो। बजटिंग करनी है आपको, फॉरकास्टिंग करनी है तो आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हो जैसे रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन अगर आपको देखनी है तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू देख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी है वो यूज़ कर रही है रेग्रेशन एनालिसिस को प्रिडिक्ट करने के लिए कि कितनी रेवेन्यू ग्रोथ होगी, किस बेसिस पे, हिस्टोरिकल सेल्स के डाटा के बेसिस पे। तो यहाँ हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अप्लाई किया जाता है। यहाँ एप्लीकेशन देखी हमने कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसकी की जाती है और एक एग्जाम्पल हमने देखा। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स में भी इसे यूज़ किया जाता है, देख लेते हैं कैसे। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन करना है, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस करना है तो आप क्या है यूज़ करते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। यहाँ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आप कर सकते हो, सेल्स फॉरकास्टिंग कर सकते हो, ये जान सकते हो इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन कैसे करें। तो एग्जांपल देखिए, लाइक यूज़ किया आपने क्लस्टर एनालिसिस सो दैट आप ग्रुप कर सको कस्टमर को किस बेसिस पे, परचेजिंग बिहेवियर के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें एप्लीकेशन की बात करें तो लाइक इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हेल्प से और उसमें भी पर्टिकुलरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हेल्प से।
फिर है लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्लानिंग कर सकते हो आप लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू। क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हो गया। तो जैसे एग्जांपल देखो, एक कंपनी है उसने यूज़ किया लीनियर प्रोग्रामिंग ये जानने के लिए कि कैसे हम मिनिमाइज करें अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, और ये भी इंश्योर करना है कि डिलीवरी स्केड्यूल्स भी हम टाइमली मीट कर सके। फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, इसमें हमारी एप्लीकेशन है कि वर्कफोर्स प्लानिंग कैसे की जाए, स्केड्यूलिंग कैसे की जाए, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर आपको एनालिसिस करनी है, प्रिडिक्ट करना है टर्नओवर रेट। एग्जांपल है आप यूज़ करोगे प्रिडिक्टिव मॉडल को यहाँ पे असेस करने के लिए एम्प्लॉय की रिटेंशन एंड मतलब किसके बेसिस पे, पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे। फिर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ किया जा सकता है। इसमें आप यूज़ करते हो लाइक ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को, सो दैट हम मीट कर सके डिमांड, इवैल्यूएट करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे करनी है। आप इसमें सिमुलेशन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो यूज़ कर रहे हो सिमुलेशन को ये जानने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है प्रोडक्शन में, सो दैट हम उसको और मतलब वहाँ पे उसे ठीक करके ईजी बना दें। फिर है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी आप क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की हेल्प ले सकते हो। सिनेरियो एनालिसिस यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे अगर अनसर्टेनिटी है, फिर भी कैसे डिसीजन ट्री की हेल्प से, गेम थ्योरी की हेल्प से। तो अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक कंपनी है वो इवेल्युएट कर रही है एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को, ठीक है, डिसीजन ट्री एनालिसिस के हेल्प से वो वेट कर रही है, मतलब वो ये देख रही है दोनों का कि रिस्क कितना है किसमें और कितना उस बेसिस पे फिर रिवॉर्ड है। फिर आपसे पूछा था लिमिटेशन भी बताओ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डिसीजन मेकिंग में क्या है, तो डाटा डिपेंडेंसी कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप मतलब हेल्प करता है आपकी डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे ये बोला इन्होंने कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना वो रिलाई करता है हैवीली एक्यूरेट डाटा पे, रेलेवेंट डाटा पे और अप टू डेट डाटा में। तो अगर डाटा इनएक्यूरेट हुआ, इनरेलेवेंट हुआ या फिर अप टू डेट नहीं हुआ, तो फिर क्या है, आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं होगा। तो लिमिटेशन क्या है, पुअर डाटा क्वालिटी है, इनकम्प्लीट डाटा सेट हुआ तो इससे मिसलीडिंग कंक्लूजन आ सकते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, फोकस करता है नंबर में, नाम ही क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, तो एक क्वालिटेटिव फैक्टर्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, जैसे सेटिस्फैक्शन हो गई, मोटिवेशन हो गई, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है, डिसीजन क्या है, आप प्योरली क्वांटिटेटिव डाटा के बेसिस पे ले रहे हो, जो क्या हो सकता है कि क्वालिटेटिव फीचर्स को ना बताएं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, डेवलप करना, एनालिसिस करना कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को, इसमें रिक्वायर होता है एक्सपर्टाइज, अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो लिमिटेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर स्मॉल बिजनेस है तो वो क्या है, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता क्वांटिटेटिव एनालिसिस को अच्छे से। नेक्स्ट है ओवर रिलायंस ऑन अजम्पशंस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मॉडल होते हैं जो ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, लाइक लीनियर रिलेशनशिप होता है, कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो लिमिटेशन की बात करें तो अगर ये अजम्पशंस इनएक्यूरेट हो गए तो जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा रियल वर्ल्ड सिनेरियो को एक्चुअल में। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट, क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑल बिजनेस लीडर्स और स्टेक होल्डर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड। तो इसका लिमिटेशन क्या हो गया, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई या मिस इंटरप्रिटेशन हो गई रिजल्ट की, तो इससे पुअर डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मॉडल होते हैं जो ये क्या है, मे नॉट अडेप्ट वेल टू सडन मार्केट चेंजेस, तो एकदम से अगर चेंजेस आ गया, सडन मार्केट चेंजेस आ गए तो हो सकता है ये उसको अडेप्ट ना करें, ठीक है, अनफोर्सिन इवेंट्स को ना अडेप्ट करें। तो लिमिटेशन क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में क्वांटिटेटिव जो हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अगर फ्लेक्सिबल हो तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल्स में, ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें इग्नोर करती हूँ, तो ये भी क्या है फिर एक लिमिटेशन हो जाती है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अ पावरफुल टूल, कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो पावरफुल टूल है, ठीक है, ये आपकी हेल्प करता है इंप्रूव करने में डिसीजन मेकिंग को बिजनेस सेक्टर में, ये प्रोवाइड करता है आपको के ऑब्जेक्टिव इनसाइट्स, ऑप्टिमाइज रिसोर्स, सपोर्ट करता है आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। हाउएवर कुछ ये कह सकते हो कि इसमें ये भी है कि एक्सपर्ट्स होने चाहिए, टाइम आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको देखना है। एक बैलेंस अप्रोच इंश्योर करती है कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगी, और कॉम्पिटिटिव और डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में भी क्या है, बिजनेस क्या अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मैनेजमेंट साइंस, ब्रीफली एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस प्रोसेस। तो ये भी आपको 16 मार्क्स में आया हुआ है। तो देखते हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपना फीडबैक दे देना है, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख देना। तो मैनेजमेंट साइंस इज
तो हम मैनेजमेंट साइंस देख रहे हैं क्या होती है। तो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट साइंस क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो अप्लाई करती है मैथमेटिकल मॉडल्स को, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स इसमें हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को, एंड इससे हमारी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इंप्रूव होती है। ये फोकस करती है ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए रिसोर्सेज को, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बेस्ट वे में कैसे अचीव किया जाए। ये जो अप्रोच है ये वाइडली यूज़ की जाती है अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो। तो देखते हैं मैनेजमेंट साइंस क्या है, एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो अप्लाई करती है मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल को और एनालिटिकल टेक्निक्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने के लिए। ये फोकस करती है कि रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में आप यूज़ करोगे, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करोगे। इसे वाइडली यूज़ किया जाता है अलग अलग एरियाज़ में जो कि हमने यहाँ पे पढ़े। तो अब हम देखते हैं, स्टेप्स पूछे थे आपसे मैनेजमेंट साइंस प्रोसेस के, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना है आपको प्रॉब्लम, क्लियरली डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, या फिर डिसीजन दैट नीड टू बी एड्रेस, कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे हमें एड्रेस करना है। मतलब आपको पहले प्रॉब्लम को फाइंड करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम ही गलत फाइंड कर ली ना तो फिर सारे सॉल्यूशन, सारे आगे के एफर्ट्स उसकी ही तरफ जाएंगे, और अगर वो उसकी तरफ चले गए तो फिर आपका बहुत सारा रिसोर्सेज वेस्टेज हो सकता है अगर वो गलत प्रॉब्लम को आपने फाइंड आउट कर लिया है तो यहाँ पे यही बोला है क्लियरली करो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम कि कंपनियां आइडेंटिफाई कर रही है कि डिलीवरी टाइम है जो वो लॉन्गर हो रहा है एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग, तो जो कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्या है, जो डिलीवरी टाइम है वो कम करना है सो दैट कस्टमर सेटिस्फाई हो। सेकंड है कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल। अब क्या है, डेवलप करो आप एक मैथमेटिकल या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की। टाइप ऑफ मॉडल हो सकते हैं आपके पास, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो सकते हैं जिसमें आप अज्यूम कर सकते हो सर्टेनिटी इन डाटा, ठीक है, लाइक एलपी लीनियर प्रोग्रेशन। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हो सकते हैं जहाँ जब तब यूज़ करते हो जहाँ अनसर्टेनिटी है, जैसे क्विंग मॉडल हो गया। फिर है एग्जाम्पल यूज़ किया आपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। फिर है एक्वायर्ड डाटा। अब क्या है, गैदर करो एक्यूरेट रेलेवेंट डाटा, ठीक है, उस मॉडल में फीड करने के लिए। सोर्सेज हो सकते हैं उसके, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देख लो, मार्केट रिसर्च कर लो, सर्वे कर लो। एग्जाम्पल है कलेक्ट करो डिलीवरी टाइम आपने कलेक्ट किया, व्हीकल कैपेसिटी देखी, फ्यूल कॉस्ट देखी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के लिए। फिर है सॉल्व किया आपने मॉडल को, अब यूज़ करो कुछ एनालिटिकल या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स सो दैट आप फाइंड कर सको बेस्ट सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइजेशन मेथड जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो जो भी हमने मेथड्स पढ़े, सिमुलेशन टूल्स यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल है आपने यूज़ किया सॉफ्टवेयर को, लाइक एक्सेल सॉल्वर को कैलकुलेट करने के लिए ऑप्टिमल डिलीवरी रूट क्या हो सकता है। फिर है वैलिडेटिंग द मॉडल। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या है कि अब क्या करोगे, टेस्ट करोगे मॉडल को इंश्योर करने के लिए कि वो एक्यूरेट है, रिलायबल है, आप इस पर रिलायबल कर सकते हो। मेथड यहाँ कंपेयर करोगे मॉडल प्रिडिक्शन विद रियल वर्ल्ड आउटकम के साथ। एंड एग्जांपल है लाइक आपने क्या है चेक किया प्रिडिक्ट करने के लिए कि जो डिलीवरी टाइम है वो मैच कर रहा है एक्यूरेट परफॉर्मेंस के साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। फिर है इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन। और फाइनली आप क्या है सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दोगे, अप्लाई करो जो भी आपने सॉल्यूशन चूज़ किया है उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में। और एग्जाम्पल है लाइक आपने इम्प्लीमेंट किया ऑप्टिमाइज्ड डिलीवरी रूट को और ट्रैक किया इंप्रूवमेंट को। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। तो इसमें क्या बोला है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करो जो भी इंप्लीमेंट आपने किया है सॉल्यूशन, और जो फीडबैक है उसको गैदर करो, और अगर आपको लगता है एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो एडजस्टमेंट करो। एग्जाम्पल है लाइक ट्रैक किया आपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन एंड मॉडिफाई किया मॉडल को अगर आपको लगता है कोई डिलीवरी इशू फिर भी आ रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो मैनेजमेंट साइंस एप्लीकेशन की, एक रिटेल चेन है वो फेस कर रही है इन्वेंट्री शॉर्टेजेस को, जिससे क्या है उनकी जो सेल है वो कम हो रही है, लॉस्ट हो रही है। तो स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले उसने प्रॉब्लम फाइंड आउट की कि इन्वेंट्री लेवल इनकंसिस्टेंट है डिमांड के साथ उनकी। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया मॉडल, लाइक उन्होंने इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल यूज़ कर लिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज़ किया उन्होंने। फिर डाटा लिया उन्होंने सेल्स फॉरकास्ट करने के लिए, स्टोरेज कॉस्ट देखी उन्होंने, ऑर्डर कॉस्ट देखी। फिर सॉल्व किया उस मॉडल को, इकोनॉमिक ऑर्डर फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। फिर उन्होंने वैलिडेट किया मॉडल को, कंपेयर किया इकोनॉमिक ऑर्डर प्रिडिक्शन को रियल वर्ल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेट्स के साथ। फिर उन्होंने उसको फाइनली उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया और मॉनिटर किया, फीडबैक लिया लोगों से, एंड अगर उन्हें लगा कि चेंजेस रिक्वायर्ड है तो उन्होंने चेंजेस भी की। कंक्लूजन देख ले हम, तो मैनेजमेंट साइंस एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोवाइड कर रही है आपको एक स्ट्रक्चर्ड और डाटा ड्रिवन अप्रोच, सॉल्व करो कैसे करना है अपने बिजनेस प्रॉब्लम को इसके लिए, ठीक है। ये कंबाइन करती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस को स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स के साथ। ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, कॉस्ट कम हो एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया हुआ है
ये आया था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म कॉमर्स। तो आपको कॉमर्स है जो ये टर्म को एक्सप्लेन करना था इन डिटेल, एंड आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था बेनिफिट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एंड मतलब बिजनेस के लिए, ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म कॉमर्स in brief, what are the benefits of information technology to a business type of an organization, explain। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपको आया है, तो देख लेते हैं पहले कॉमर्स को, देखते हैं यहाँ पे मीनिंग। तो कॉमर्स रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल और एंटिटीज टिपिकली ऑन अ लार्ज स्केल विद द एम ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर हम एक बेसिक मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब कि आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स को, सर्विसेज को, ठीक है। किन के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, एंटिटीज़ के बीच में हो सकता है, जनरली लार्ज स्केल पे होता है और इस एम के साथ होता है, इस मकसद के साथ होता है कि प्रॉफिट को जनरेट करना है। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, जैसे मतलब जो फैसिलिटेट करती है ट्रेड को, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। कॉमर्स फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। कॉमर्स क्या एक टाइप का बैकबोन है इकोनॉमी का, जो कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के साथ, किसके थ्रू, वेरियस ट्रेड चैनल के थ्रू, बोथ, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, ठीक है। अब हम बेनिफिट देखते हैं आईटी के, बिजनेस को क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या होते हैं आईटी को। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे क्या बेनिफिट दिया है, वे ही चेंज कर दिया है कि कैसे बिजनेस ऑपरेट होगा। इसने ऑफर किए हैं वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, जिससे एक बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ी है, कम्युनिकेशन बढ़ी है, कम्युनिकेशन प्रोसेस बढ़ी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए वो बड़ा है, डिसीजन मेकिंग है जो वो कैसे करना है वो बड़ा है, एंड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ी है। तो कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे बोले गए हैं वो हम देख लेते हैं। इन्हांस्ड कम्युनिकेशन कह रहे आईटी ने ना ये इनेबल किया है कि फास्टर और मोर एफिशिएंट तरीके से कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ईमेल के थ्रू कर लो, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर लो, या फिर कुछ कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं उनके थ्रू कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो। सेकेंड है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो बेनिफिट क्या है, ऑटोमेशन ऑफ रेपिटेटिव टास्क। जो कुछ रेपिटेटिव टास्क होते हैं उसको ऑटोमेशन कर दिया है, ऑटोमेटिकली वो होते हैं, जिससे वर्क फ्लो क्या है स्मूथली चलता रहता है और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट भी अच्छे से होता है और प्रोडक्टिविटी भी क्या है अच्छे से आ जाती है। बेटर डिसीजन मेकिंग। तो आईटी ने क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या है, डिसीजन मेकिंग में भी क्या है, इसको बेटर कर दिया है डिसीजन मेकिंग को भी, क्योंकि डाटा एनालिटिक्स टूल्स होते हैं जो कि आपको ट्रेंड बता देते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस बता देते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप क्या है इससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सपोर्ट मिलता है, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हो। कॉस्ट रिडक्शन, आईटी रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट, क्यों, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वाइडर मार्केट रीच हो जाती है। इसमें क्या बोला है, बिजनेस क्या एक्सेस कर सकता है ग्लोबल मार्केट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। फिर है इन्हांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। आईटी टूल्स जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर जो चैटबॉट्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं बिजनेस की प्रोवाइड करने में पर्सनलाइज्ड, ठीक है, और 24/7 कस्टमर सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर ट्रांजैक्शन, आईटी इंश्योर करता है सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट वर्क। आईटी ने अलाउ किया है एम्प्लॉय को कि वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोडक्टिविटी उनकी इन्हांस होती है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आईटी एप्लीकेशन देखें तो स्मॉल बिजनेस में अगर बात करें तो यहाँ पे यूज़ करा जाता है आईटी को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री, ऑनलाइन पेमेंट्स एंड कस्टमर कम्युनिकेशन। बेनिफिट क्या है, अफोर्डेबल टूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह के लिए। फिर है लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए आईटी है जो वो भी ऑफर करती है बहुत कुछ, जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे यूज़ किया जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है आईटी को, डाटा एनालिटिक्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलता है, एफिशिएंट ऑपरेशन हो जाते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट के। फिर है ई कॉमर्स कंपनीज, ये डिपेंड ऑन आईटी फॉर वेबसाइट्स। ई कॉमर्स कंपनीज क्या होती हैं, आईटी के ऊपर डिपेंड होती है वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एंड सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। बेनिफिट देखे तो रीच कर सकते हो आप ग्लोबल कस्टमर बेस तक। फिर है सर्विस बेस्ड बिजनेस, यूज़ करते हैं यूज़ आईटी फॉर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, सीआरएम एंड कस्टमर फीडबैक, है ना, तो आईटी को यूज़ किया जा सकता है इनके लिए। बेनिफिट क्या इन्हांस्ड होती है सर्विस डिलीवरी और क्लाइंट मैनेजमेंट। तो कंक्लूजन देख ले तो जो कॉमर्स है वो फाउंडेशन है ट्रेड का एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्नाइज बिजनेस ऑपरेशन में। आईटी क्या है, अगर आईटी को यूज़ किया जाता है बिजनेस के द्वारा तो इन्हांस करते हैं बिजनेस की एफिशिएंसी को, कॉस्ट को कट करते हैं, कंप्लीट होती है मतलब compete कर सकते हो आप इफेक्टिवली ग्लोबलाइज्ड मार्केट प्लेस में आज की डेट में, ठीक है। और नो मैटर क्या साइज़ है उस बिजनेस का या क्या इंडस्ट्री का टाइप में वो ऑपरेट कर रहा है, अगर आप क्या है आईटी को अच्छे से इंटीग्रेट किया है अपने बिजनेस में तो क्या आप बेनिफिट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो
होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और जो ये इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा, और ये जितने भी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इन सब की क्या है कंपाइलेशन, जो पीडीएफ फॉर्म होती है ये पेड होती है। तो अगर किसी को ये चाहिए तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कमेंट आएंगे कि पार्ट 2 तो फिर उसको भी लाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये यूनिट नंबर 1 थी, तो उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। बाकी जो आपके इस सब्जेक्ट से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्सप्लेन डेटा माइनिंग इन डिटेल। तो हमें डेटा माइनिंग बेसिकली डिटेल में बताना है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। यहाँ पे क्या बोला है कि इमेजिन करिए, सबसे पहले एक कहानी सुनिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा डेटा माइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो इमेजिन डेटा माइनिंग एज अ प्रोसेस। तो सबसे पहले तो डेटा माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये वन टाइम नहीं होता है, ये क्या है, चलता रहता है चलता रहता है। तो सबसे पहले इमेजिन डेटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग हिडन ट्रेजर्स इन अ वास्ट सी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से कुछ फैक्ट्स निकालना और अनकवर फैक्ट निकालना, मतलब कि जो कोई नहीं, मतलब ये कैसे, जो हर कोई नहीं देख सकता, आप क्या है उसमें से वो चीज़ अगर निकाल रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन अगर निकाल रहे हो, तो उसको कहते हैं डेटा को क्या करा आपने, माइन किया। मतलब माइनिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई करना ना। तो किसी चीज़ में से हम मतलब क्या करते हैं, खुदाई करते हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए, कुछ ट्रेजर मिल जाए, कुछ अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट वगैरह मिल जाए। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आपके पास बहुत सारी है, जैसे हमने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड पढ़ा था ना, तो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और उससे कैसे बचा जाए वो पढ़ा था हमने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। अब यहाँ पे क्या किया है कि वही इन्फॉर्मेशन जो इतनी सारी है उसमें से अपने मतलब का डेटा हमें क्या करना है, माइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें से हम अनकवर करते हैं, मतलब जो कवर हो रखा है उसको क्या अनकवर करते हैं, हटाते हैं मिट्टी वगैरह उसके ऊपर से, मतलब इन्फॉर्मेशन के ऊपर से थोड़ा ना उठाएंगे। बट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं वास्ट सी ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास, उसमें से हमें क्या है अपना अनकवर हिडन फैक्ट्स को क्या है निकालना है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम डिटेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव। ये एक डिटेक्टिव की तरह होता है, जैसे हम डिटेक्टिव हो, हम इसमें से सर्च कर रहे हैं, इतनी सारी मैसिव कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसमें से हम वैल्यूएबल जो नॉलेज है उसको निकाल रहे हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं जो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। दिस इन्वॉल्व सॉर्टिंग, इसमें हम सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, ये करते हैं थ्रू द डेटा, ठीक है। डाटा में से क्या है, डाटा को सॉर्ट किया, उसको क्लीन किया, ठीक है। जो इतना सारा उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली। इसमें हम यूज़ करते हैं स्पेशल टूल्स को, ठीक है, कि कैसे, मतलब कुछ टूल्स होते हैं ना, जैसे माइनिंग करने के लिए टूल्स होते हैं, तो वैसे ही क्या है, डेटा को माइनिंग करने के भी कुछ हमारे पास टूल्स टेक्निक्स होती है जिनको हम लगाते हैं और क्या अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं, इसका एम क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म किया जाए इतना सारा जो रॉ डाटा है उसमें से यूजफुल और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया जाए और डिस्कवर किया जाए जो भी हमने, मतलब कि हमें चाहिए था वो हम निकाल लें, ठीक है। डाटा माइनिंग हेल्प करती है हमें कि वो इतना सारा डेटा है उसमें से कुछ सेंस निकालना, ठीक है। जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसमें से एक निचोड़ निकालना, मीनिंग निकालना, उसको समराइज फॉर्म निकालना, ठीक है, ताकि आगे जाके जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजर है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग क्या है ले सके, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, डेटा माइनिंग इजी लैंग्वेज में। अब हम थोड़ा इसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला, एक एग्जांपल दिया, इमेजिन यू हैव अ जॉइंट पाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इमेजिन करिए आपके बहुत सारी, आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लाइक अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स है आपके सामने, ठीक है, स्प्रेडशीट के विद लॉट्स ऑफ नंबर, उसमें इतने सारे नंबर लिखे हैं। तो अब आपको क्या समझ आएगा, आप क्या मतलब इसमें से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालोगे। तो क्या होता है, डाटा माइनिंग यहाँ पे अपना रोल आता है निभाने। डेटा माइनिंग लाइक यूजिंग अ स्मार्ट डिटेक्टिव। तो डेटा माइनिंग क्या एक स्मार्ट डिटेक्टिव है जो फाइंड आउट करता है इंपॉर्टेंट स्टफ क्या है इतने सारे स्टफ में से, ठीक है। तो डाटा माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम डिस्कवर कर रहे हैं एक पैटर्न, ठीक है, कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है तो इसमें से मुझे ना एक पैटर्न पता लग जाए कि हाँ एक्चुअल में है क्या ये। तो डाटा माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम डिस्कवर करते हैं पैटर्न को, रिलेशनशिप को, ठीक है, और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं ताकि क्या है जो लार्ज सेट ऑफ डाटा है वो क्या है हमारे लिए मीनिंगफुल बन सके जो हम निकाल रहे हैं। इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग, इसमें हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं मीनिंगफुल इंसाइट्स, मतलब नॉलेज को निकाल रहे हैं इसमें से, नॉलेज समझ रहे हैं इसमें से हम, ठीक है, जो रो डाटा है हमारे पास और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है, टिपिकली यूजिंग स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक। अब हमने कहा था कुछ हमारे पास टूल टेक्निक्स होती है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल, ठीक है। द गोल ऑफ डेटा माइनिंग, अब इसका गोल क्या होता है डेटा माइनिंग का, कि अनकवर करना, जो कवर हो रखे हैं ना उसमें से उसको हटाना, अनकवर करना हिडन पैटर्न को, जो भी ट्रेंड चल रहा है और हम नहीं देख पा रहे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के होने के कारण, इसलिए एक ट्रेंड को जानना ताकि डिसीजन मेकिंग में और प्रिडिक्शन में आगे क्या होने वाला है, मतलब ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड से पता लग जाता है ना कि अच्छा इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आगे हो सकता है इंक्रीजिंग ट्रेंड ही हो। तो ये हिसाब लगाने के लिए क्या है डेटा माइनिंग को किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये कैसे काम करता है, तो बेसिकली इसको प्रोसेस बोल लो आप, ठीक है, तो मेथडोलॉजी बोल लो, कुछ भी बोलो। हेयर्स हाउ इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तभी तो आप उसमें से क्या निकालोगे ना, इन्फॉर्मेशनल जो भी आपको चाहिए। तो कह रहे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आप ना क्या करो, गैदर करो ऑल डेटा, जितना भी डेटा है आपको जो चाहिए, ठीक है, डेटाबेस से निकाल लो, वेबसाइट से निकाल लो, और जितने भी सोर्सेज है उसमें से क्या है डेटा लेके आओ, ठीक है। देन लुकिंग अराउंड, अब उसको देखो, ठीक है, बिफोर वी स्टार्टिंग डिगिंग डीप, अब क्या मतलब खोदने से पहले क्या करो आप ये देखो
कि ऊपर ऊपर से कि क्या क्या डाटा है, किस किस चीज़ का डाटा है, कहाँ कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लोर करो नए नए प्लेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर, आपको ये देखना है अच्छा क्या क्या है मेरे पास, ठीक है। देन क्लीनिंग अप, अब क्लीनिंग अप करो। समटाइम जो डाटा होता है वो बहुत ही मेसी हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, समटाइम द डाटा इज मेसी विद एरर्स ऑफ मिसिंग पार्ट। तो क्या कह रहे हैं, कभी कभी ना हमारे पास डाटा मिसिंग होता है, आधा ही होता है। अब आधा डाटा था, ठीक है, कुछ पार्ट मिसिंग है उसका, तो कहीं ना कहीं क्या है, उसको हटा दो या फिर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लाओ, वरना आधा डाटा क्या है कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी को क्या करेगा, हैम्पर करेगा। फिर है गेट रेडी, अब क्या है, स्टार्ट करो। वी प्रिपेयर द डेटा फॉर एनालिसिस बाय ऑर्गेनाइजिंग, अब उस डेटा से क्या है एनालाइज करो उसका, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करो ताकि उसका क्या है एक सेंस निकल सके। अपने टूल्स को, टेक्निक्स को, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, इन सब टेक्निक्स को लगाओ और उसमें से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन क्या है निकालो। देन फाइंडिंग पैटर्न, जैसे ही आपने क्या है टूल्स टेक्निक्स लगाई तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि अच्छा ये पैटर्न है, तो अब डिटेक्टिव की तरह हम काम करेंगे, इसमें स्पेशल टेक्निक्स लगाएंगे, टूल्स लगाएंगे ताकि हम डिस्कवर कर सके हिडन पैटर्न को, क्या कनेक्शन है इसके अंदर या फिर क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स है इस डेटा के बारे में, ठीक है। देन फिर प्रेडिक्शन लगाओ, अच्छा कि बेस्ड ऑन व्हाट वी फाइंड, जो हमने फाइंड किया उसके बेसिस पे क्या है कहीं ना कहीं गैस लगाओ कि अच्छा अब ऐसा हो सकता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आगे फ्यूचर में भी ऐसा क्या है इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा। यहाँ हम पास्ट को देख के क्या है फ्यूचर की क्या लेते हैं, प्रिडिक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग आर वर्क, वी वांट टू मेक श्योर फाइंडिंग आर रिलेबल। अब आपको ये भी देखना है ना, जो हमने इन्फॉर्मेशन ली निकाली इससे प्रोडिक्शन की वो सही भी है कि नहीं है। सो आप टेस्ट उसमें यूज़ करो, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे क्या है आप चेक कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, यूजिंग वट वी लर्नड। तो अब जो आपने सब लर्न किया है इसमें से अब उसको यूज़ करो। तो फाइनली वी टेक यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो आपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन ली है, जो आपने फाउंड की है, ठीक है, उसको क्या है अब यूज़ करो। कैसे यूज़ करोगे, डिसीजन मेकिंग में यूज़ करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करोगे, ठीक है। देन तो अब हम इसका कंक्लूजन देखें तो सो डेटा माइनिंग इज लाइक हैविंग अ सुपर स्मार्ट असिस्टेंट। तो डेटा माइनिंग क्या है, एक असिस्टेंट है, मतलब एक हेल्प करता है आपकी सुपर स्मार्ट तरीके से, ठीक है। ये माउंटेन ऑफ इन्फॉर्मेशन से आपको क्या है इंपॉर्टेंट बिट्स निकाल के देता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके और आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको, ठीक है। तो अगर हम इसकी समरी में जाए तो आपको समरी भी लिख के आनी है। देखो हमने मीनिंग समझा, पहले उसको ईजी लैंग्वेज में कैसे समझना है वो भी देख लिया हमने, उसकी एक अच्छी डेफिनेशन भी देख ली हमने, और उसके बाद हमने क्या है एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि प्रोसेस देखी। अब हम इसका क्या देख रहे हैं, समरी देख रहे हैं। तो इन समरी या इन सिंपल टर्म क्या बोल रहे हैं, डेटा माइनिंग का मतलब है डिगिंग करना, ठीक है, खुदाई करना, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन में से, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन में से एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालना, पैटर्न को जानना ताकि आपको नॉलेज हो जाए और मैनेजर क्या कर सके एक अच्छा क्या है डिसीजन ले सके। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं डाटा डिफरेंट सोर्सेज से, फिर उसको क्लीन अप करते हैं, देन स्पेशल टेक्निक्स लगाते हैं, अपने टूल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। उसमें से जब लगा लिया तो फिर एक ट्रेंड पता लगता है आपको, फिर ट्रेंड पता लगने के बाद आप क्या करते हो, प्रिडिक्शन करते हो, प्रिडिक्शन करने के बाद आपको जो भी पता है उसको क्या करते हो आप यूज़ करते हो, ठीक है। यूज़ करने के बाद क्या है फिर आप इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो बेटर वे से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस भी हैं हमारी, ठीक है। तो अगर आपको मतलब 16 मार्क्स में आएगा तो ऑब्वियसली बात है आपको एप्लीकेशंस वगैरह भी लिखनी होंगी, है ना। तो एप्लीकेशन, डाटा माइनिंग इज वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड। तो जो डाटा माइनिंग है वो अलग अलग फील्ड में यूज़ होता है, जैसे कि फाइनेंस की फील्ड में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन में हो गया या साइंटिफिक रिसर्च में हो गया, ठीक है। तो ये रही इसकी एप्लीकेशंस। देन चैलेंजेस, तो कुछ कुछ ना चैलेंजेस भी होते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं जब क्या है ये डाटा माइनिंग की प्रोसेस चल रही होती है। तो क्या बोल रहे हैं, डीलिंग विद नॉइसी एंड इनकम्प्लीट डेटा। अब मान लो डेटा को फिल्टर तब करोगे ना जब डेटा कंप्लीट पड़ा होगा आपके पास, अब इनकम्प्लीट डेटा है तो वो तो फिर कहीं ना कहीं क्या है वो कॉम्प्लेक्सिटी दे देता है, ठीक है। देन इंश्योरिंग द एथिकल यूज ऑफ डेटा एंड अवॉइडिंग बायसनेस, क्या कह रहे हैं कि एथिकल वे से आपको ये करना है और अवॉइड करनी है बायसनेस पार्शियलिटी, ठीक है। देन बैलेंस द ट्रेड ऑफ बिटवीन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरप्रिटेबिलिटी। क्या बोल रहे हैं कि इंटरप्रिटेट जब भी कर रहे हो ना आप उसको में एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमें आता है, व्हाट इज पाइवट टेबल, ठीक है। तो पाइवट टेबल क्या होता है, कह रहे हैं पाइवट टेबल इज अ डाटा प्रोसेसिंग टूल यूज्ड इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स एंड अदर। तो सबसे पहले जो पाइवट टेबल है वो एक डेटा को प्रोसेस करने वाला टूल है, मतलब डेटा से कोई ना कोई मीनिंग निकालने वाला टूल है ये, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है कहाँ पे, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया या फिर गूगल शीट्स हो गया। यहाँ पे ना ये यूज़ किया जाता है ताकि जो डेटा, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ डेटा है, उसमें से उस डेटा से कुछ ना कुछ क्या है मीनिंग निकालने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है, उन्हीं में से एक टूल क्या है पाइवट टेबल, ठीक है। तो होप आपको इतना सा मीनिंग समझ आया हो कि पाइवट टेबल क्या है। ये एक डाटा प्रोसेसिंग टूल है जिसको यूज़ किया जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, ठीक है। इट्स प्राइमरी फंक्शन, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि हमें ना कोई मीनिंग निकाल के लाना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, जो भी लार्ज सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, उसको हमें ऑर्गेनाइज्ड वे से क्या है रिप्रेजेंट करना है या फिर उसका कोई ना कोई मीनिंगफुल वे निकालना है, ठीक है।
तो अब जैसे कि हमारे हर एग्जाम्पल में क्या होता है, हर वीडियो में एक एग्जाम्पल होता है, उससे हमें समझ आता है। तो इसमें भी क्या है, एक एग्जाम्पल है, इमेजिन यू हैव अ बिग टेबल फुल ऑफ डेटा। आपके पास एक बहुत बड़ा टेबल है जिसमें बहुत सारा डेटा है, ठीक है, लाइक अ स्प्रेडशीट, मान लो एक स्प्रेडशीट में। दिस टेबल माइट हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लाइक नेम्स हो गया, डेट हो गई, नंबर हो गए, कैटेगरी होगी। नाउ थिंक ऑफ अ पाइवट टेबल। तो अब यहाँ पे क्या, पाइवट टेबल अपने रोल में आता है। ये एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है इस सारे के सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, इसको समराइज करने में। इस इंफॉर्मेशन को वो समराइज करता है इस तरीके से ताकि क्या है, ये इजी टू अंडरस्टैंड हो और सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको समझ सके, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोला, इमेजिन। अब यहाँ ना ये ध्यान से सुनना, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इमेजिन यू हैव अ बिग टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इमेजिन करिए आपके पास बहुत बड़ा टेबल है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लाइक अ लिस्ट ऑफ पीपल। मान लो वो लिस्ट ऑफ पीपल है जिसमें ये लिखा है कि उनके कितने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और तारीख लिखी है कि किस किस डेट में उन्होंने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए थे। अब यहाँ पे जो पाइवट टेबल है ना, वो क्या करेगा, एक स्मार्ट टूल है जो यहाँ पे क्या है, ये जो डेटा है कि मतलब इससे ना एक इसको ऑर्गेनाइज कर देगा और इससे एक समराइज इन्फॉर्मेशन निकाल देगा, ठीक है, ताकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ इट वर्क, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले पिक वट यू वॉन्ट टू नो। पहले तो आप ये देखो कि क्या चीज़ आपने जाननी है, ठीक है। तो डिसाइड वट इन्फॉर्मेशन यू आर इंटरेस्टेड इन। तो किस इन्फॉर्मेशन में आप इंटरेस्टेड हो, पहले वो देखो। फॉर एग्जाम्पल यू माइट वॉन्ट टू नो द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ईच पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आप जानना चाहते हो कि जो ईच पर्सन क्या है, कितना एक्सपेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज द पाइवट टेबल। तो अब आप क्या है, पाइवट टेबल की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसको जान सकते हो। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक टूल है जिसको पाइवट टेबल बोला जाता है। इन योर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम में क्या करो, जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, देयर इज़ अ स्पेशल टूल। तो इनमें क्या होता है, एक स्पेशल टूल होता है जिसे हम पाइवट टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको चूज़ करो। देन ड्रैग एंड ड्रॉप। अब क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, मतलब नाउ यू ड्रैग द थिंग्स यू वांट टू नो। अब आप क्या करो, ड्रैग करो, मतलब वो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लो जिसको आप जानना मतलब जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जैसे कि नेम हो गया और एक्सपेंस हो गया, है ना, लाइक नेम हो गया, एक्सपेंस हो गया, एंड ड्रॉप दैम इनटू अ पाइवट टेबल। और उसको क्या करो, पाइवट टेबल में ड्रॉप कर दो, ठीक है। इट इज़ लाइक अ रीअरेंजिंग। आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं रीअरेंज कर रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, एक नए वे में। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी, आपने उसको क्या है, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया कहाँ पे, पाइवट टेबल में। अब यहाँ से होगा क्या, आपके पास वही इन्फॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड वे आ जाएगा, ठीक है, जो आप जानना चाहते हो। नेक्स्ट है सी द मैजिक हैपन। अब क्या होगा, एक मैजिक होगा, मतलब द पाइवट टेबल डज सम मैथ। जो पाइवट टेबल है वो कुछ मैथ्स की कैलकुलेशंस लगाएगा, ठीक है, और फॉर यू, आपके लिए, एंड मैजिकली शो द टोटल एक्सपेंसेस। और कहीं ना कहीं फिर क्या है, वो आपको रिजल्ट दे देगा जिसमें क्या है, टोटल एक्सपेंसेस शो होंगे हर एक पर्सन के, ठीक है, एक कंडेंस्ड फॉर्म में। जो इतने सारा डेटा था उसमें से आपको क्या है, टू द पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप जानना चाहते थे। तो आपने क्या किया, उस डेटा को सिलेक्ट किया, देन उसको क्या कर दिया, कहाँ पे लिख दिया, कहाँ पे ड्रॉप करा, पाइवट टेबल में। फिर पाइवट टेबल क्या है, कुछ कैलकुलेशंस करेगा और आफ्टर दैट कैलकुलेशन वो आपको क्या है, जो आप चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन क्या है, दे देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, जैसे कि यहाँ उसने बता दिया कि इनके क्या है, इतने इतने टोटल एक्सपेंसेस हैं। अब इफ़ यू वांट टू सी एक्सपेंसेस बाय मंथ और एनी अदर वे, अगर आपको किसी अदर वे से करना है कि मंथ वाइज कितना खर्चा होता है किसी भी उसे, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या है, उस अकॉर्डिंग क्या है, फिट कर सकते हो, ठीक है, और वो उस अकॉर्डिंग क्या आपको देगा। जैसे यू कैन ईजिली प्ले अराउंड विद द पाइवट टेबल। आप पाइवट टेबल के साथ क्या है, डेटा को ऊपर नीचे या फिर जो आप चाहते हो वो डाल सकते हो, और वो क्या है, आपको क्या है, उस अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको वही है, ड्रैग करना है वहाँ से और ड्रॉप करना है, ठीक है, अलग अलग वे में। तो अब हम कंक्लूजन देखें, दैट इज इन नटशेल अ पाइवट टेबल इज लाइक अ हेल्पफुल फ्रेंड। तो ये क्या है, एक हेल्पफुल फ्रेंड है जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो इतनी सारी है, मैसी है, बहुत ज़्यादा है, उसको क्या करता है, नीटली ऑर्गेनाइज करता है और क्विकली आपको बता देता है जो आप चाहते हो या जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन डिटेल्स। इतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट टूल, ये बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है। एनी वन डीलिंग विद लॉट ऑफ डाटा, जिसके जो डील करता है बहुत सारे डेटा से और उसको उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके, तो वो क्या है, उसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है, क्या, पाइवट टेबल। तो यहाँ पे बोला है इसके फीचर्स क्या है, आपको फीचर्स भी देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, आपका डाटा को ऑर्गेनाइज किया। तो ये क्या करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। इट टेक रॉ डाटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट। ये क्या करता है, रॉ डाटा को लेता है स्प्रेडशीट से और उसको ऑर्गेनाइज करता है एक मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि आप एनालाइज कर सको। देन डायनेमिक अरेंजमेंट, क्या कह रहे हैं कि इसमें आप क्या अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मंथली बेसिस पे चाहिए तो वो मंथली वे पे देगा, ठीक है। अगर आपको ईच पर्सन का डाटा चाहिए तो वो ईच पर्सन का डाटा देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायनेमिक अलग अलग वे से क्या है, आप उसको इसमें से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन समराइजेशन, ये क्या कर रहा है, ये डाटा का एक समराइज्ड फॉर्म क्या है आपको दे रहा है, ठीक है। पाइवट टेबल क्या परफॉर्म करता है, वेरियस समरी फंक्शंस, जैसे कि वो आपको क्या है मतलब काउंटिंग करके भी देगा, समिंग करके भी, मतलब इसमें क्या होते हैं,
फंक्शंस होते हैं, समिंग, एवरेज, काउंटिंग, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़, ये सब। तो आप क्या है क्विक डाटा से अगर आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या है पाइवट टेबल का यूज़ करके वो भी देख सकते हो। देन है ग्रुपिंग एंड कैटेगराइजिंग, ये क्या है ऑर्गेनाइज करता है ना डेटा को, तो ये ग्रुपिंग में भी कर सकता है, ठीक है, कैटेगराइजिंग भी करता है ये आपके डेटा को। यूजर्स कैन ग्रुप डेटा, क्या जो यूजर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं इसको, वो क्या है डेटा को ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं फिल्टरिंग, पाइवट टेबल क्या है अनेबल करता है यूजर को कि वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें फिल्टर्स, फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ डेटा में, मतलब फोकस कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा में। देन है drill down capability, users can drill down into the details of summarized data. For example, you can click on a summarized value to see individual data points. आप क्या है डेटा पॉइंट्स मतलब हर एक ईच इंडिविजुअल का डेटा अगर नहीं भी देख रहे हो तो क्या है ये आपको एक समराइज्ड फॉर्म दे देगा उसका, ठीक है। देन है कैलकुलेशन, पाइवट टेबल अलाउ करता है यूजर्स को कि वो क्या है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इसमें अपने आप ही हो जाती है, ठीक है, सम वगैरह ये सब क्या है एग्जिस्टिंग डेटा की अपने आप हो जाती है इसमें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं इन एडिशन टू टेबल, पाइवट टेबल क्या है कहीं ना कहीं चैटिंग टूल्स के भी मतलब काम आता है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये कहा है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ये हेल्प करता है। यूजर्स कैन क्रिएट चार्ट, यूजर क्या कर सकते हैं चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफिक्स को बेस्ड ऑन समराइज डेटा, जो भी उसने क्या है समराइज डेटा दिया था आप उसको क्या है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है विजुअलाइजेशन करने के लिए क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो अब हम फाइनली अगर इसके समरी में आए तो जो एक पाइवट टेबल है वो एक वर्सटाइल टूल है। वर्सटाइल का टूल का मतलब क्या है बहुत सारे फंक्शंस को क्या करता है परफॉर्म करता है, ठीक है। दैट एम्पावर यूजर्स, जो अलाउ करता है यूजर को कि वो क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, ठीक है, जो भी उनका डाटा सेट था, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या फ्लेक्सिबल और इंटरेक्टिव वे है कि जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज भी कर देता है, ये समराइज भी कर देता है और विजुअलाइज भी मतलब कैसे वो इन्फॉर्मेशन क्या है चार्ट के फॉर्म में ग्राफ के फॉर्म में होगी वो भी क्या आपको हेल्प करता है समझने में। इट इज़ पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर बिजनेस एनालिसिस्ट, ये क्या है बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि वैल्यूएबल टूल है, ठीक है, बिजनेस के लिए, ठीक है। और कुछ कौन कौन ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं जैसे कि बिजनेस एनालिसिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, एंड कोई भी जो डील कर रहा है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ, ठीक है। और उसको क्या है उसका डेली मतलब उसको इन्फॉर्मेशन से क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से क्या है ये कह सकते हैं कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकालने अपने अकॉर्डिंग या जिस अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि मुझे इस वे में मतलब ईच मंथ का डाटा मिल जाए या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा मिल जाए, तो उस बेसिस पे क्या है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, पाइवट टेबल हमने इसमें हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हमने चार्ट का मीनिंग स्प्रेडशीट में क्या होता है वो डिटेल में कवर किया, देन फिर उसके बाद क्या हम बेसिक एलिमेंट्स में जाएंगे। तो सबसे पहले बोला है कि इन अ स्प्रेडशीट अ चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो स्प्रेडशीट में क्या होता है चार्ट होता है, चार्ट क्या करवाता है कोई भी डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करवाता है, मतलब एक ड्राइंग के रूप में उसको क्या करता है हमें रिप्रेजेंट करता है ताकि हमें और ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करता है ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ्स के थ्रू ये हमें क्या करता है बताता है कि क्या रिजल्ट है इस डेटा का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्या है जो चार्ट है वो हमारा क्या है इंक्रीजिंग ट्रेंड में अपवर्ड है, तो हमें ये पता लगेगा कि जो भी फिगर्स हैं वो क्या है बढ़ रही है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल सेल्स की फिगर है तो वो जो चार्ट है वो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है या अपवर्ड दिखा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है बार बार, तो इससे हमें क्या पता लगेगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें दिख गई डेटा की। अब इससे हमें क्या पता लगा कि एक ट्रेंड पता लग गया कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेट करने में, जानने में, उसको एनालाइज करने में, कोई न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है उसको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए चार्ट्स को यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही ईजी कर देता है एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने में, ठीक है। चार्ट्स आर इफेक्टिव टूल, चार्ट क्या होता है बहुत ही इफेक्टिव टूल्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं ट्रेंड, वो बताते हैं कि ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, जैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है, या इंक्रीजिंग पैटर्न है, या फिर कोई दो चीज़ में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये हमें बताते हैं दो चीज़ या दो डेटा में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो होप आपको पता लगाओ कि चार्ट स्प्रेडशीट में मीनिंग क्या होता है उसका। अब यहाँ बोल रहे हैं इन अ स्प्रेडशीट चार्ट आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे दोबारा बोला है कि चार्ट क्या होते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटा के जो हेल्प करते हैं यूजर्स को, ठीक है, जो चार्ट को बना रहा है यूज़ कर रहा है, ठीक है, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनको कि है क्या क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। बेसिक एलिमेंट ऑफ चार्ट क्या है स्प्रेडशीट में ये कुछ इंक्लूड करते हैं जो कि अब हम करेंगे। सबसे पहले है डेटा सीरीज इसमें क्या बोला है कि एक तो होता है एक्स एक्सिस चार्ट का और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या होता है हॉरिजॉन्टल, जो नीचे को होता है वो होता है एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि क्या कैटेगरी है, ठीक है, और क्या लेबल्स है। फिर जो हमारा वर्टिकल होता है, ठीक है, वो होता है वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज़ या फिर नंबर्स को, ठीक है। देन डेटा पॉइंट क्या होता है इंडिविजुअल वैल्यूज प्लॉटेड ऑन द चार्ट। अब जो इंडिविजुअल वैल्यू आप प्लॉट कर रहे हो चार्ट में उसे कहते हैं डेटा पॉइंट्स, ठीक है। डेटा पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, फिर वहाँ पे आप क्या लगाते हो सर्कल लगाते हो ना, उसे कहते हैं डेटा पॉइंट। देन टाइटल क्या है बताता है कि ओवरऑल कंटेंट या पर्पस क्या है हमारे चार्ट का। फिर है लीजेंड, ये क्या होता है आइडेंटिफाई द डेटा सीरीज, ये बताता है कि क्या डेटा सीरीज है, क्या कैटेगरी है रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम चार्ट को, ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है जब क्या मल्टीपल डेटा सीरीज होती है। देन है एक्सेस लेबल, ये क्या होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल्स फ्रॉम
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंडिकेटिंग व्हाट ईच एक्सिस रिप्रेजेंट, मतलब एक्स एक्सिस में जो हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है, वो होता है, और वाई एक्सिस में क्या डेटा ले रहे हैं, मतलब ये बेसिकली बता रहे हैं कि एक्स और वाई रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लेबल होता है ये। देन फिर बोला ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है जो हेल्प करती है रीड करने में वैल्यू फ्रॉम चार्ट से, ठीक है, तो वो ऐसे ग्रिड ग्रिड सा होता है चार्ट, ठीक है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट जैसा सा होता है, तो उससे हमें पता लगता है कि क्या मतलब रीड करने में वैल्यू हेल्प होती है चार्ट से। देन है चार्ट टाइप, चार्ट टाइप का मतलब क्या होता है, चार्ट टाइप होता है स्पेसिफाई द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। चार्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से, मतलब आप किसको सेलेक्ट करोगे तो कैसा विजुअलाइजेशन आपको दिखेगी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, ये सब चार्ट्स होते हैं। देन डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स क्या होता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है, लेबल जो लेबल एसोसिएट हो रखा है एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट पर, मतलब मान लो आपने एक्स एक्सिस से एक लिया, वाई एक्सिस से एक लिया, वहाँ पे वो लगा दे, तो वो तो डेटा पॉइंट था। अब डेटा लेबल मतलब वहीं पर अगर आपने कुछ लिख दिया, ठीक है। देन एक्सिस स्केल, डिटरमाइन द रेंज, एक्सिस स्केल क्या करता है, रेंज बताता है, दायरा बताता है, और इंटरवल बताता है कि कितना है, ठीक है, जो भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम 100, 200, 300 का गैप लेते हैं, कभी हम 50, 100, 150 ऐसे लेते हैं वो। चार्ट एरिया, चार्ट एरिया क्या होता है, एंटायर एरिया जो भी चार्ट ने एनक्लोज कर रखा है उन सबको क्या बोलते हैं हम, चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है, द एरिया वेयर द एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, जहाँ पे हम डेटा पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्लॉटिंग एरिया या प्लॉट एरिया। देन बैकग्राउंड क्या होता है, एरिया, द एरिया सराउंडिंग द चार्ट, चार्ट के आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है, जो कलर से भरा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई रिमेन ट्रांसपेरेंट है जिसमें कलर नहीं भी हुआ है, वो सारा एरिया क्या होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। फिर होता है ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड लाइन्स क्या होती है, लाइंस एडिड टू चार्ट, ऐसी लाइंस जो ऐड की जाती है चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेंड को, पैटर्न को, ठीक है, डेटा का। देन होता है एनोटेशंस, ये क्या होती हैं, टेक्स्ट और शेप्स होते हैं जो हम ऐड कर देते हैं हाईलाइट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, और ये प्रोवाइड करती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन चार्ट की, ठीक है। फिर एक्सेस टाइटल क्या होता है, एडिशनल लेबल किया जाता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, ये प्रोवाइड करता है और ज़्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा तो वही इसकी सिंपल और लैंग्वेज में देख सकते हो आप। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है जो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी, वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज नंबर्स को, डेटा पॉइंट होता है एक्चुअल वैल्यू जो हमने प्लॉट की है, टाइटल क्या होता है, ये हमें बताता है कि चार्ट किसके बारे में है, ठीक है। फिर ये हमें बताता है कि क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर सिंबल्स को यूज़ किया है। एक्सेस लेवल हमें बताता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रिड लाइन हमें हेल्प करती है वैल्यू को रीड करने में। चार्ट टाइप हमें क्या करता है, हेल्प कि डेटा विजुअली किस तरीके का होगा, बार, लाइन, पाई, ठीक है। देन है डेटा लेबल, डेटा लेबल क्या हमें बताता है कि नंबर और लेबर डेटा पॉइंट्स के आसपास जो लिखे होते हैं। एक्सेस स्केल हमें बताता है रेंज क्या है। चार्ट एरिया हमें बताता है कितना एरिया है, प्लॉटेड एरिया जहाँ प्लॉट हुआ है उसका कितना एरिया, बैकग्राउंड बताया कितना आसपास का, मतलब चार्ट कितने एरिया में है, ठीक है। ट्रेंड लाइन्स हमें बताती है जो ट्रेंड शो करती है। एनोटेशन हमें बताती है टेक्स्ट और शेप जो हाईलाइट करते हैं हम पॉइंट्स के लिए। एक्सेस लाइन क्या होती है हमारी, एक्सेस लाइन होती है हमारी लेबल, जो लेबल मतलब एक्स और वाई के लिए क्या करते हैं हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, मतलब जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़े ना उसी के वन लाइनर थे ये नीचे। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। चार्ट्स इन अ स्प्रेडशीट आर डायनेमिक मीनिंग एंड दे कैन अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन द अंडरलाइंग डेटा चेंज। तो चार्ट जो स्प्रेडशीट में होता है ना, उसमें क्या अगर हम चार्ट में जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है उसमें हम कोई भी चेंज करेंगे ना, तो चार्ट क्या होते हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपने जो भी डेटा में चेंजेस किए हैं, मॉडिफिकेशंस किए हैं। दे हेल्प यूजर, ये जो चार्ट होते हैं स्प्रेडशीट पर ये हेल्प करते हैं यूजर्स की कि एक इन्फॉर्मेशन से ना कोई सेंस निकाल सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है, तो उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ये ले आता है ताकि कि हम और अच्छी तरीके से समझ सके, उसका ट्रेंड समझ सके, ठीक है, उसका पैटर्न समझ सके। फिर मोस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया और अदर हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं टूल्स क्रिएट करने के लिए और कस्टमाइज करने के लिए हमारे चार्ट्स को, ठीक है। तो ये थी हमारी समरी, ये था हमारा पूरा डेटा वेयर हाउसिंग। सबसे पहले एक प्रोसेस है, ठीक है, तो डेटा वेयर हाउसिंग एक वन टाइम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं एंड मैनेज करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं। किसको, इन्फॉर्मेशन को। जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है ना, अलग अलग सोर्सेज से आया होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो ये सारा काम क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग में होता है। तो डेटा वेयर हाउसिंग में कोई एक काम नहीं होता, डेटा वेयर हाउसिंग में नंबर ऑफ काम होते हैं। जैसे बोला है ना प्रोसेस है ये, तो इसमें आप सबसे पहले कलेक्ट भी करोगे, स्टोर भी करोगे, देन उसको मैनेज भी करोगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करोगे। किसको करोगे, लार्ज नंबर ऑफ डेटा को, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के। देन द डेटा इज टिपिकली स्ट्रक्चर्ड एंड इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो ये जो डेटा होता है ये आप क्या करते हो, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हो ताकि यूज़ किया जा सके रिपोर्टिंग, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में। इसका पर्पस क्या होता है डेटा वेयर हाउसिंग का या डाटा वेयर हाउस का, कि प्रोवाइड करना एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर डेटा दैट कैन ईजिली बी एक्सेस। मतलब कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे सारा का सारा डेटा हो और किसी को भी कोई भी डेटा चाहिए तो वहाँ से ले सके, ठीक है।
तो किसी को भी अगर एक्सेस करना हो तो ईजिली वो एक्सेसिबल हो और वो उसको एनालाइज करे, ठीक है। अच्छा, मेनली ये डेटा कौन यूज़ करेगा? डिसीजन मेकर, एनालिसिस्ट और अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो उनको क्या हो, एक ईज हो जाए, इसीलिए क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड हमारा रिपोजिटरी होता है डेटा का, जिसे हम कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो अब हम इसका आगे और मीनिंग देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो क्या बोल रहे हैं, डेटा वेयर हाउसिंग इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग। तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, जो कि अलग अलग सोर्सेज से आया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, ठीक है। इसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि ये प्रोवाइड करे एक सेंट्रलाइज्ड और यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा, की एक ही जगह पे आपको सारा का सारा डेटा मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको एनालाइज करना है, रिपोर्ट करना है या डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाए, जो आपको डेटा चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बोला है कि इसमें होता क्या है, तो कह रहे हैं थिंक ऑफ डेटा वेयर हाउस लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर बिलोंगिंग इन सेंट्रलाइज। तो आप ये क्या बोल रहे हैं कि थिंक करो कि एक डेटा वेयर हाउस है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले कलेक्शन, हमने क्या बोला था, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो यू हैव स्टफ फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, देखो आपके पास क्या अलग अलग जगह से क्या है, चीज़ें होंगी, है ना। तो आप उसको एक ही जगह पे रख दोगे, मतलब बहुत अलग अलग जगह से क्या आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप क्या करोगे, एक जगह पे उन्हें क्या है, कलेक्ट करके रख दोगे, ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग एंड अरेंजिंग, अब क्या करोगे, जो आपने वो डाटा को कलेक्ट किया, अब उसको सॉर्ट करोगे, क्योंकि सारा डेटा आपके काम का नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होगा, अननेसेसरी भी होगा, है ना। तो उसको क्या करोगे, सॉर्टिंग करोगे और अरेंज करोगे। देन सेंट्रल स्टोरेज, अब क्या बोल रहे हैं, अब डेटा वेयर हाउस आएगा यहाँ पे। यू स्टोर दिस, जो इन्फॉर्मेशन थी आप उसको मेन जो आपका वेयर हाउस है वहाँ पे क्या है, इस जो आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली, अब उसको आप वहाँ रख दोगे, ठीक है। सब स्टोरेज एरियाज, अब क्या करोगे कि जैसे एक रूम है जहाँ पे आपका डेटा वेयर हाउस है, उसके अंदर फर्दर भी रूम बने होंगे, जिसमें क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने बोला कि एक एरिया है, यहाँ पे मेरी गाइड होंगी, फिर उस रूम में जो गाइड होंगी आपकी, तो फॉर एग्जाम्पल एक पूरा रूम है, ठीक है। उस रूम को आपने क्या है, डिवाइड किया हुआ है कि एक जगह गाइडें होंगी, एक जगह ये होगा। अब गाइडों में भी आपने शेल्फ्स लगा रखी हैं कि इस पूरे के पूरे मेरे जो शेल्फ्स हैं इनमें गाइड्स तो होंगी, बट ऊपर ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड होंगी, फिर नीचे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड होंगी, फिर उससे नीचे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड होंगी। तो आप क्या करते हो, सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम जहाँ सारी गाइड्स हैं, और सब स्टोरेज सिस्टम मतलब जहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली आप क्या है और फर्दर उसको कैटेगराइज कर रहे हो। देन इससे होगा क्या कि जिसको जो गाइड चाहिए होगी वो वहीं जाके वही ले सकता है, ठीक है। उसके बाद लेबल्स एंड इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहे हैं, ईच बॉक्स हैज़ अ लेबल। अब हर एक गाइड में क्या आप, या हर एक गाइड की शेल्फ में आप क्या है, एक वो लगा दोगे कि हाँ भाई इसमें इस रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें इस रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर है इजी एक्सप्लोरेशन, इससे होगा क्या कि अगर कोई भी बंदा क्या है, उसको अगर मैंने बोल दिया कि ये वाली गाइड चाहिए मुझे, मतलब डेटा वेयर हाउस या फिर वेयर हाउस से लेके आ जाओ, तो उसको पता होगा, अच्छा ये गाइड मंगाई है तो यहाँ मिलेगी, अच्छा इस सब्जेक्ट की मंगाई है तो वो यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ईजिली क्या है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से ले सकते हैं, जो हमें ढूंढना है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देन डिगिंग फॉर ट्रेजर्स, अब क्या है, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्या बोला, आप जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको और अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, उसमें से और अच्छी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर है क्वेरी टूल, यूजर इंट्रैक्शन। क्वेरी टूल क्या होता है, योर फैमिली मेंबर्स कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट स्पेसिफिक आइटम। तो अगर अब कोई भी बंदा मुझे बोले कि मुझे ये गाइड चाहिए, तो मैं क्या इजीली क्विकली वहाँ से लूँगी और उसको दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्टोरेज क्या एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रखी है। क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग डेटा क्वालिटी, अब देखो क्या होता है ना कि जो मुझे लगता है बहुत पुराना डेटा हो गया है या फिर अब यूजलेस है, तो उसे क्या क्लीन भी करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला सिक्योरिटी एंड कंट्रोल डेटा गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, यू कंट्रोल हु हैज़ एक्सेस टू व्हाट, इंश्योरिंग, मतलब कि आपको क्या है, देखना है कि उस वेयर हाउस की चाबी कितनों के पास होनी चाहिए, ठीक है, और कितनों को एक्सेस देना है, सब कुछ। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, कोई भी उठ के आपकी कोई भी चीज़ लेके चले जाए, फिर आपके पास उसका हिसाब ही नहीं होगा, आप बोलोगे यार यहाँ होनी चाहिए थी। तो एक्सेस क्या है, जितनों को दिया है मेक श्योर कि उतने ही लोग क्या हैं उसको एक्सेस कर सकें। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो सबसे पहले ईजिली एक्सेस है, मतलब कि कोई भी मुझसे कुछ भी मांगेगा, कोई भी गाइड मांगेगा, मैं तुरंत, मुझे पता है, अगर मेरे को खुद किसी से मांगनी है ना, किसी को मैंने एक्सेस दे दिया कि हाँ भाई मेरा ये लेके आ जाओ, तो वो भी क्यों, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। तो क्विक एक्सेस होता है। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन। तो बेटर डिसीजन में क्या होता है, इससे डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है, ठीक है। तो हमें जो भी डिसीजन लेना है, हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देन है लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। इसमें होता क्या है, हम देखेंगे, यू कैन लुक बैक एट हाउ, मतलब आपको कोई फ्यूचर का डिसीजन लेना है, तो आपके अपना हिस्ट्री का जो भी डाटा था पास्ट में हुआ, उसको देख के भी क्या ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। तो वो सारा का सारा डाटा कहाँ स्टोर्ड है, डेटा वेयर हाउस में। देन है हैंडलिंग मोर स्टफ। इससे क्या होता है, आप हैंडल कर सकते हो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको कलेक्ट करके फिर उसमें से ऑर्गेनाइज करते हो, तो ऐसा नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इन नटशेल बोले तो जो डेटा, जैसे ये तो मैंने आपको एक फिजिकल वेयर हाउसिंग की वो बताई ना एग्जाम्पल, इसी को आप क्या है डेटा वेयर हाउसिंग में कर लो कि ठीक है, डेटा वेयर
हाउसिंग में आपका सारा का सारा डेटा स्टोर्ड होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे से होगा, ठीक है। फिर इन नटशेल डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड इजीली एक्सेसिबल स्टोरेज है आपके डेटा का, ठीक है, जो आपको हेल्प कर रहा है कि आप क्या है जो भी डिसीजन लेना है इफेक्टिवली ले लो, ठीक है, और मतलब क्विकली हो जाएगा इसमें सब कुछ। पर इसमें ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग अ डेटा वेयर हाउस, अब इस तरीके से क्या है डिज़ाइन करना, ठीक है, कि हाँ मतलब एकदम अच्छे से हो, फिर उसके सब सिस्टम्स भी हों, ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें केयरफुल प्लानिंग लगती है और ऑन गोइंग मतलब ऑन गोइंग मैनेजमेंट मतलब देखना भी पड़ता है हमेशा, ऐसा नहीं है एक बार बना के छोड़ दिया, नहीं। देन है कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है टाइम बहुत लगेगा इसमें, कॉस्ट लगेगी, ठीक है, इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन इशू, इंटीग्रेशन इशू का मतलब क्या है, वही कि सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी उनको क्या आप ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हो, कोई आधी अधूरी है तो फिर वो क्या है ना रखने लायक हो जाएगी, तो उसको फिर क्या है इग्नोर करना पड़ेगा। फिर है डेटा गवर्नेंस, एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव डेटा गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इज अ क्रूशियल इंश्योरिंग दैट डाटा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी और डाटा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारे क्या है रूल्स वगैरह हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। देन यूज़, कौन कौन यूज़ करता है, बिजनेस है ना, बिजनेस यूज़ करेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट यूज़ करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब करते हैं तब भी इस डेटा को मतलब डेटा वेयर हाउस से डेटा को निकाला जाता है ये समझने के लिए। देन हेल्थ केयर एनालिसिस, डेटा वेयर हाउसिंग अप्लाई किया जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में भी, ठीक है, पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, ये सब रखने के लिए। तो ये बताया हुआ बेसिकली कहाँ कहाँ पर डेटा वेयर हाउस को यूज़ किया जाता है, तो हमने ये देख लिया, बिजनेस में तो करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस में भी करेंगे, ठीक है, देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी और हेल्थ केयर एनालिसिस्ट में भी। तो अब हम समरी देखें डेटा वेयर हाउस की, तो डेटा वेयर हाउस की समरी में क्या बोला है कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, मतलब एक बहुत बड़ी अप्रोच है, इसके अंदर बहुत चीज़ें आती है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम मैनेज कर रहे हैं अपने डेटा को, ताकि हम टाइम आने पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ले सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ लेके आ रहे हैं अलग अलग मतलब बहुत सारा डेटा अलग अलग सोर्सेज से, तो जो अलग अलग सोर्सेज से हमारे को डेटा है उसको हमें इंटीग्रेट करना है, सेंट्रलाइज करना है, ठीक है, ताकि हम क्रिएट कर सके सेंट्रलाइज रिपोजिटरी सिस्टम, जहाँ पे क्या है सारे के सारे लोग जिनको भी ज़रूरत होगी और जो क्या है जो ऑथराइज है वो क्या कर सकते हैं वहाँ से अपने अकॉर्डिंगली क्या है डेटा को ले सकता है। द एवोल्यूशन ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग कंटिन्यू टू अलाइन विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती रहती है वैसे वैसे डेटा वेयर हाउसिंग के फीचर्स भी क्या एडवांस होते रहते हैं, एंड जो भी चेंजिंग नीड्स है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है बिजनेस की जो भी डिमांड्स आती है उसके अकॉर्डिंग क्या है इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें लाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पूरा का पूरे क्वेश्चन, डेटा जो हमने डेटा वेयर हाउसिंग देखा उसका सारा हमने इसमें सबसे पहले मीनिंग देखा, मीनिंग के बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं वो देखा। स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंस, तो बेसिकली सिग्निफिकेंस पूछिए मतलब इंपॉर्टेंस पूछिए हमसे क्या मैनेजमेंट साइंस की, और हाउ दिस अप्रोच अप्लाइड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये वाली जो अप्रोच है कौन सी अप्रोच मैनेजमेंट साइंस की, इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मतलब कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच लगाते हो, वो अप्रोच का नाम क्या है मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि कैसे लगाते हो, प्लस लगा रहे हो तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ आया होगा आपको, अब हम इसके आंसर में देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट साइंस है इसको हम ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है, जब हमने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट किया हुआ है कि ऑपरेशन रिसर्च था ना हमें, तो वही है कि मैनेजमेंट साइंस क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च भी, इज़ अ फील्ड दैट यूज़, ये एक ऐसी फील्ड है जो यूज़ करती है मैथमेटिकल मॉडल्स को, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं इसके, उनको क्या है ये यूज़ करके क्या करती है एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जो कॉम्प्लेक्स ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकती है सॉल्व करती है। तो कहीं ना यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन लिखनी है आपको कि ऑपरेशन रिसर्च क्या था, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल ये कह सकते हैं टूल्स और टेक्निक्स थी जिससे हम क्या है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है हम उसको भी इजीली क्या है सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में क्या है हेल्प करता है उसको सॉल्व करने के लिए। इट इन्वॉल्व, इसमें हम क्या करते थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाते थे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगाते थे, ताकि हम क्या कर सके कोई भी प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है, और जो हमारा सिस्टम है उससे मतलब आराम से उससे बेटर डिसीजन हम ले सके, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया, मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ दोबारा बताऊँ तो मैनेजमेंट साइंस क्या है ऑपरेशन रिसर्च है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च में क्या करते हैं हम मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वहाँ इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेके के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस का मतलब यही है कि टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट साइंस, ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन रिसर्च, ओके।
नाउ सिग्निफिकेंस, हमसे क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है मैनेजमेंट साइंस की। तो सबसे पहले एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। देखो क्या हो रहा है कि अगर हम मैनेजमेंट साइंस को यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में या बिजनेस में, तो कहीं ना हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट साइंस हेल्प करती है मैनेजर की कि वो बेटर डिसीजन ले सके। वो उनको क्या देती है, कुछ टूल्स देती है। मैनेजमेंट साइंस कुछ टूल देती है, मतलब ऑपरेशन रिसर्च के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे ना वो सारे चैप्टर, वो सारे टूल्स ही थे। ठीक है, कि सिमुलेशन पढ़ा था हमने, रिप्लेसमेंट हमने, गेम थ्योरी, ये सब पढ़ी थी। ये सारे के सारे टूल्स होते हैं जो मैनेजर की हेल्प करते हैं। कोई भी अगर उनको क्या है डिसीजन मेकिंग करनी है, वो किस तरीके से और अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको कितने अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, इट अलाउ डिसीजन मेकर, ये अलाउ करता है डिसीजन मेकर को कि आप कंसीडर करो मल्टीपल फैक्टर्स को, और क्या क्या आपके सामने कॉन्स्टेंट्स हैं, रुकावटें हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको भी देखो, और उसके बाद क्या है ऑप्टिमल चॉइस करो, एक अच्छा सा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लो। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। ये रिसोर्स का बेस्ट निकालने में हेल्प करता है हमारी। जैसे बिजनेस अपन लिमिटेड, अब ऑब्वियसली बात है बिजनेस के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लाइक टाइम हो गया, मनी हो गया, मैन पावर हो गया। तो मैनेजमेंट साइंस यहाँ पे हेल्प करता है कि वो इन रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करवाए, ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट कैन हेल्प अ कंपनी डिसाइड। तो ये हेल्प कर सकते हैं जैसे एक कंपनी के डिसाइड करने में कि मोस्ट एफिशिएंट वे क्या होगा, अगर उसको क्या है अपनी वर्कफोर्स को एलोकेट करना है, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, या फिर अपने प्रोडक्शन का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सिमुलेशन हो गया। ठीक है, जो मैनेजमेंट साइंस है ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की असेस करने में कि कितना रिस्क है और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, और बेटर डिसीजन मेकिंग क्या है अलग अलग रिस्क की सिचुएशन में कैसे ली जा सकती है। ये अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो ऐसा डिसीजन ले जो कि एफिशिएंट तो हो, बट क्या है कहीं ना कहीं वो रिस्क को भी कम करता हो। ठीक है, देन इंप्रूव्ड प्लानिंग। क्या होता है, मैनेजमेंट साइंस ना हेल्प करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए और स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि जिससे हम क्या इजीली क्या प्लानिंग कर सकते हैं। देन है ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है कि फ्यूचर को फोरकास्ट कैसे करना है, डिमांड की फोरकास्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करनी है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली ना ऑपरेशन मैनेज, ये कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च था हमारा जो सब्जेक्ट, या फिर मैनेजमेंट साइंस है जो, इन जो दोनों यहीं पे एक ही होती है ना दोनों चीज़। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट साइंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन हमारा क्या था, सिग्निफिकेंस बताओ। तो हमने पहले मैनेजमेंट साइंस पढ़ा, फिर हमने उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। अब हमारा जो पूछा था आगे कि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट साइंस की, कैसे हम मैनेजमेंट साइंस को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अभी हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर सकते हैं किसकी मदद से, इसकी मदद से, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट साइंस की मदद से। अच्छा, कैसे कर सकते हैं अब हम वो देखेंगे। तो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले ना हम ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप है क्लियरली डिफाइन, इसमें हम करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम है क्या हमारी। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, और हमें क्या है आउटकम क्या चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ढूंढते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल। अब क्या करेंगे, हम उसी का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैनेजमेंट साइंटिस्ट होते हैं जो वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल मॉडल में। ठीक है, इक्वेशंस बनाते हैं, एल्गोरिदम्स। ठीक है, इससे क्या पता लगता है, रिलेशनशिप पता लगता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया हो कि हम ये देख रहे हैं कि मान लो एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो वहाँ पे हम कैसे मैनेजमेंट साइंस को अप्लाई करेंगे। तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम ढूंढो। ठीक है, दूसरी बात आप उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट बोला कलेक्ट करो डेटा। अब उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है, इनपुट। ठीक है, क्योंकि मॉडल बनाने के लिए आपको इनपुट तो चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दिस डाटा कुड इंक्लूड, इस डाटा में क्या क्या हो सकता है, कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्शन रेट की, डिमांड पैटर्न की, और अदर रेलिवेंट फैक्टर्स की। ठीक है, फिर उसे एनालाइज करो और सॉल्यूशन को जनरेट करो। तो कह रहे हैं कि अब मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करो वहाँ पे। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स को यूज़ करो ताकि एनालाइज कर सके और आइडेंटिफाई कर सके हम कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। इसके अंदर हम बेसिकली ऑप्टिमाइज द वेरिएबल्स, इसमें क्या है हम वेरिएबल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हम अचीव कर सके एक डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, देन है सेंसिटिविटी एनालिसिस। फिर हम उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट साइंस ऑल्सो इंक्लूड सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई चेंज आया कोई भी वेरिएबल में, तो वो कैसे पूरे के पूरे सॉल्यूशन को ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन में अगर एक चीज़ हमने चेंज की तो पूरा का पूरा आंसर कैसे चेंज आएगा, तो वो भी हमें क्या है बताता है ये मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो कितनी अच्छी तरीके से कि चलो अगर हम ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम इस वे से आ गई तो क्या रिजल्ट आएगा, वो भी ये हमें बता देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया था और देख लिया था कि अगर कोई चेंज आया तो क्या रिजल्ट आएगा। अब हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब लगाना है अब हमें। वंस अ सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाई, तो एक बार अगर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे रियल वर्ल्ड में। ठीक है, और देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। देन है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट साइंस प्रमोट करती है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे जो भी अपडेट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हमें भी चेंज करना होता है। ठीक है, अगर आप इसकी समरी में बोलें
तो क्या बोल सकते हैं हम कि इन सिंपल टर्म जो मैनेजमेंट साइंस है ये क्या है, एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर है बिजनेस की प्रॉब्लम का, है ना, कि अगर बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस कैलकुलेटर को निकालेगी, ठीक है, और कैलकुलेट करेगी कितना रिस्क है, क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ये हेल्प करता है कंपनीज की स्मार्ट चॉइसेस लेने में, यूज करने में रिसोर्सेज को वाइजली इफेक्टिवली, ठीक है, और उनको ये भी बताते हैं कि कैसे आपको प्लान करना है अपने फ्यूचर को, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को एक मैनेजेबल पजल या फिर ये कह सकते हो कि एक ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देता है जो कि आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत मैथ्स लगा के उस डेटा में, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारा क्या था एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंस बताओ। तो हमने मैनेजमेंट साइंस को पहले एक्सप्लेन किया और आपको बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी थी, तो हमने सिग्निफिकेंस बता दी यहाँ पे, है ना, ये सारा हमारा सिग्निफिकेंस था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंस। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस पूछिए, मतलब इंपॉर्टेंस पूछिए हमसे क्या मैनेजमेंट साइंस की, और हाउ दिस अप्रोच अप्लाई टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये वाली जो अप्रोच है, कौन सी अप्रोच, मैनेजमेंट साइंस की, इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मतलब कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच लगाते हो, वो अप्रोच का नाम क्या है, मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि कैसे लगाते हो, प्लस लगा रहे हो तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब हम इसके आंसर में देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट साइंस है इसको हम ऑपरेशन रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है। जब हमने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट किया हुआ है कि ऑपरेशन रिसर्च था ना हमें, तो वही है कि मैनेजमेंट साइंस क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च भी। इज़ अ फील्ड दैट यूज़, ये एक ऐसी फील्ड है जो यूज़ करती है मैथमेटिकल मॉडल्स को, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं इसके, उनको क्या है ये यूज़ करके क्या करती है, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जो कॉम्प्लेक्स ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, उसको क्या कर सकती है, सॉल्व करती है। तो कहीं ना यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन लिखनी है आपको कि ऑपरेशन रिसर्च क्या था, जो कि मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल ये कह सकते हैं टूल्स और टेक्निक्स थी, जिससे हम क्या है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, हम उसको भी इजीली क्या है सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में क्या है हेल्प करता है उसको सॉल्व करने के लिए। इट इन्वॉल्व, इसमें हम क्या करते थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाते थे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगाते थे, ताकि हम क्या कर सके, कोई भी प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है, और जो हमारा सिस्टम है उससे मतलब आराम से उससे बेटर डिसीजन हम ले सके, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया। मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ दोबारा बताऊँ तो मैनेजमेंट साइंस क्या है, ऑपरेशन रिसर्च है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च में क्या करते हैं हम, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहाँ इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेके क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस का मतलब यही है कि टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन रिसर्च, ओके। नाउ सिग्निफिकेंस हमसे क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है मैनेजमेंट साइंस की। तो सबसे पहले एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। देखो क्या हो रहा है कि अगर हम मैनेजमेंट साइंस को यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में या बिजनेस में, तो कहीं ना हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट साइंस हेल्प करती है मैनेजर की कि वो बेटर डिसीजन ले सके। वो उनको क्या देती है, कुछ टूल्स देती है, मैनेजमेंट साइंस कुछ टूल देती है। मतलब ऑपरेशन रिसर्च के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे ना वो सारे चैप्टर, वो सारे टूल्स ही थे, ठीक है। कि सिमुलेशन पढ़ा था हमने, रिप्लेसमेंट हमने, गेम थ्योरी, ये सब पढ़ी थी। ये सारे के सारे टूल्स होते हैं जो मैनेजर की हेल्प करते हैं। कोई भी अगर उनको क्या है डिसीजन मेकिंग करनी है, वो किस तरीके से और अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसको कितने अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। इट अलाउ डिसीजन मेकर, ये अलाउ करता है डिसीजन मेकर को कि आप कंसीडर करो मल्टीपल फैक्टर्स को, और क्या क्या आपके सामने कॉन्स्टेंट्स है, रुकावटें हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको भी देखो, और उसके बाद क्या है ऑप्टिमल चॉइस करो, एक अच्छा सा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। ये रिसोर्स का बेस्ट निकालने में हेल्प करता है हमारी। जैसे बिजनेस ऑफ अनलिमिटेड, अब ऑब्वियसली बात है बिजनेस के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लाइक टाइम हो गया, मनी हो गया, मैन पावर हो गया। तो मैनेजमेंट साइंस यहाँ पे हेल्प करता है कि वो इन रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करवाए, ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट कैन हेल्प अ कंपनी डिसाइड, तो ये हेल्प कर सकते हैं जैसे एक कंपनी के डिसाइड करने में कि मोस्ट एफिशिएंट वे क्या होगा, अगर उसको क्या है अपनी वर्कफोर्स को एलोकेट करना है, अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करना है, या फिर अपने प्रोडक्शन का शेड्यूल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सिमुलेशन हो गया, ठीक है। जो मैनेजमेंट साइंस है ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की असेस करने में कि कितना रिस्क है और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, और बेटर डिसीजन मेकिंग क्या है, अलग अलग रिस्क की सिचुएशन में कैसे ली जा सकती है। ये अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो ऐसा डिसीजन ले जो कि एफिशिएंट तो हो ही हो, बट क्या है कहीं ना कहीं वो रिस्क को भी कम करता हो, ठीक है। देन इंप्रूव्ड प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट साइंस ना हेल्प करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए और स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमें इतनी
सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि जिससे हम क्या इजीली क्या प्लानिंग कर सकते हैं। देन है ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है कि फ्यूचर को फोरकास्ट कैसे करना है, डिमांड की फोरकास्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करनी है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली ना ऑपरेशन मैनेज ये कह सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च था हमारा जो सब्जेक्ट, या फिर मैनेजमेंट साइंस है जो, इन जो दोनों यहीं पे एक ही होती है ना दोनों चीज़, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट साइंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन हमारा क्या था, सिग्निफिकेंस बताओ। तो हमने पहले मैनेजमेंट साइंस पढ़ा, फिर हमने उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। अब हमारा जो पूछा था आगे कि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट साइंस की कैसे हम मैनेजमेंट साइंस को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अभी हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर सकते हैं किसकी मदद से, इसकी मदद से, जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट साइंस की मदद से। अच्छा, कैसे कर सकते हैं अब हम वो देखेंगे। तो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले ना हम ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप है क्लियरली डिफाइन, इसमें हम करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम है क्या हमारी, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, और हमें क्या है आउटकम क्या चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ढूंढते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल। अब क्या करेंगे हम उसी का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैनेजमेंट साइंटिस्ट होते हैं जो वो क्या करते हैं क्रिएट करते हैं एक मैथमेटिकल मॉडल जिसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल मॉडल में, ठीक है। इक्वेशंस बनाते हैं, एल्गोरिदम्स, ठीक है। इससे क्या पता लगता है, रिलेशनशिप पता लगता है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आया हो कि हम ये देख रहे हैं कि मान लो एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो वहाँ पे हम कैसे मैनेजमेंट साइंस को अप्लाई करेंगे। तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम ढूंढो, ठीक है। दूसरी बात, आप उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट बोला कलेक्ट करो डेटा। अब उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है, इनपुट, ठीक है। क्योंकि मॉडल बनाने के लिए आपको इनपुट तो चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि दिस डाटा कुड इंक्लूड, इस डाटा में क्या क्या हो सकता है, कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्शन रेट की, डिमांड पैटर्न की, और अदर रेलेवेंट फैक्टर्स की, ठीक है। फिर उसे एनालाइज करो और सॉल्यूशन को जनरेट करो। तो कह रहे हैं कि अब मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करो वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग मॉडल्स को यूज़ करो ताकि एनालाइज कर सके और आइडेंटिफाई कर सके हम कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। इसके अंदर हम बेसिकली ऑप्टिमाइज द वेरिएबल्स, इसमें क्या है हम वेरिएबल्स को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हम अचीव कर सके एक डिजायर्ड आउटकम, ठीक है। देन है सेंसिटिविटी एनालिसिस। फिर हम उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट साइंस ऑल्सो इंक्लूड सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई चेंज आया कोई भी वेरिएबल में तो वो कैसे पूरे के पूरे सॉल्यूशन को ही चेंज कर देगा, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन में अगर एक चीज हमने चेंज की तो पूरा का पूरा आंसर कैसे चेंज आएगा, तो वो भी हमें क्या है बताता है ये मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो कितने अच्छी तरीके से कि चलो अगर हम ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो अगर ये प्रॉब्लम इस वे से आ गई तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी ये हमें बता देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया था और देख लिया था कि अगर कोई चेंज आया तो क्या रिजल्ट आएगा। अब हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब लगाना है अब हमें। वंस अ सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाई, तो एक बार अगर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे रियल वर्ल्ड में, ठीक है, और देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। देन है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट साइंस प्रमोट करती है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। धीरे धीरे जो जो भी अपडेट है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हमें भी चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आप इसकी समरी में बोलें तो क्या बोल सकते हैं हम कि इन सिंपल टर्म जो मैनेजमेंट साइंस है ये क्या है, एक सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर है बिजनेस की प्रॉब्लम का, है ना। कि अगर बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस कैलकुलेटर को निकालेगी, ठीक है, और कैलकुलेट करेगी कितना रिस्क है, क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ये हेल्प करता है कंपनीज की स्मार्ट चॉइसेस लेने में, यूज़ करने में रिसोर्सेज को वाइजली इफेक्टिवली, ठीक है। और उनको ये भी बताते हैं कि कैसे आपको प्लान करना है अपने फ्यूचर को, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को एक मैनेजेबल पजल या फिर ये कह सकते हो कि एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है जो कि आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत मैथ्स लगा के उस डेटा में, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारा क्या था एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट साइंस बताओ। तो हमने मैनेजमेंट साइंस को पहले एक्सप्लेन किया और आपको बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी थी तो हमने सिग्निफिकेंस बता दी यहाँ पे, है ना। ये सारा हमारा सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट पूछा था उन्होंने हमसे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो हमने पूरा चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, हाउ डू कंपनीज यूज स्प्रेडशीट फॉर डेटा एनालिसिस। तो क्या बोल रहे हैं कि कंपनी कैसे यूज करती है स्प्रेडशीट को अगर उन्हें डाटा को एनालाइज करना है और अगर उन्हें फोरकास्ट करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि अगर किसी कंपनी ने डेटा को एनालाइज करना है तो स्प्रेडशीट की हेल्प कैसे लेती है या उसका यूज कैसे करती है इसमें, और वो फोरकास्ट कैसे करती है, तो उसको जस्टिफाई करना है, आपको एक्सप्लेन करना है और एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बार बार आता है आपको एग्जाम में तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कंपनी ऑफन यूज स्प्रेडशीट। तो कंपनी क्या है, यूज करती है स्प्रेडशीट को, ठीक है, डेटा एनालिसिस करने में और फॉरकास्टिंग करने में, ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों, क्योंकि स्प्रेडशीट क्या है, बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ईज ऑफ यूज, ईजी है यूज करने के लिए और पावरफुल कैलकुलेशन इसके पास है, कैपेबिलिटीज है, ठीक है। तो तीन चीजों की वजह से हम सबसे पहले तो उसको यूज करते हैं। कंपनीज क्या है, स्प्रेडशीट को यूज करती हैं डेटा एनालिसिस के लिए और फॉरकास्टिंग के लिए। क्यों, क्योंकि पहले तो ये फ्लेक्सिबल है,
देन ये ईजी है और इसके पास बहुत ज़्यादा क्या है, पावर है कैलकुलेशन की कैपेबिलिटीज़ की, ठीक है। तो स्प्रेडशीट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, प्रोवाइड करते हैं फैमिलियर इंटरफेस, मतलब कि ईजी होता है इनका इंटरफेस, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को। तो मतलब जो हम स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं या फिर अगर हम इनमें क्या है काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, हम ऑर्गेनाइज, एनालाइज और विजुअलाइज ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। हेयर हाउ कंपनीज, तो अब हम नीचे देखेंगे कि कैसे कंपनी यूज़ करती है स्प्रेडशीट को अपने डेटा को एनालाइज करने में और फोरकास्ट करने में, और इसके साथ हम एग्जांपल्स भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कंपनी ना यूज़ करती है स्प्रेडशीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने रॉ डाटा को, ठीक है। जो भी उन्होंने रॉ डाटा अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करना है उन्होंने, है ना। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी यूज़ करती है किसको, स्प्रेडशीट को, ठीक है। दिस में इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सा डेटा हो सकता है, सेल्स का डेटा, कस्टमर का डेटा, ठीक है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, और कोई भी डेटा है, बहुत सारा डेटा है कंपनी के पास, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो वो क्या करेगी, स्प्रेडशीट की हेल्प लेगी। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो वहाँ ऊपर बोला था ना एग्जाम्पल से जस्टिफाई किए, तो हर जगह क्या है, नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक रिटेल कंपनी है, वो क्या है, स्प्रेडशीट को यूज़ कर रही है विद कॉलम्स ऑफ डेट, कॉलम में क्या लिख रही है वो डेट वगैरह, प्रोडक्ट, सेल, कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स, ठीक है। देन फिर है डेटा एनालिसिस। अब डेटा को एनालाइज करने में भी क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। जैसे स्प्रेडशीट प्रोवाइड करती है बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है, बहुत सारे एंड टूल्स की डेटा को आप एनालाइज इजीली कर सकते हो उसमें। जैसे कंपनी यूज़ करती हैं बिल्ड इन फंक्शंस जो भी उसमें है ऑलरेडी, जैसे कैलकुलेशन का हो गया, एग्रीगेशन, टोटल हो गया, सॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो इजीली क्या करते हैं, हमारे डेटा को एनालाइज करने में हेल्प दे देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, सम कितना है इनका, एवरेज कितना है, तो वो अपने आप ही क्या है, हमें कहीं ना कहीं मतलब डाटा एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, ये तो ये हमें क्या स्प्रेडशीट में फंक्शन मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोला, अगर आप एक्सेल को यूज़ करोगे तो कंपनी कैलकुलेट कर सकती है कि एवरेज मंथली सेल उसकी कितनी है, ठीक है, उसको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा जा रहा है, वो एनालाइज कर सकती है कि क्या हमारे एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, उससे हम कितनी सेल को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। अब हमने देखा था कि ये ग्राफ और विजुअलाइज फॉर्म में भी क्या हमें डेटा को दिखा देता है। तो क्या बोल रहे हैं, जो स्प्रेडशीट है वो अनेबल करती है, वो मतलब वो क्या क्रिएट कर सकती है उसी जो फिगर्स हैं उनका क्या चार्ट और ग्राफ, ताकि हम विजुअलाइज रिप्रेजेंट कर सके कि क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के और भी इजीली कम्युनिकेट कर देता है सामने वाले को, ठीक है। अगेन इसका एग्जांपल देखें तो एक कंपनी है, जैसे वो क्रिएट कर रही है चार्ट को ताकि वो विजुअलाइज करा सके कि भाई कंपनी की कितनी ग्रोथ हो रही है सेल्स की, ठीक है। नेक्स्ट है सिनेरियो एनालिसिस। ये सिनेरियो एनालिसिस भी करते हैं, अगर कंपनी ने सिनेरियो एनालिसिस करना है तो वो तब भी क्या है, इनका यूज़ करती है। कैसे कंपनी यूज़ करती है स्प्रेडशीट को कंडक्ट करने के लिए सिनेरियो एनालिसिस, जैसे कि एक्सप्लोर करती है वो कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम वेरिएबल्स को चेंज कर दें, मतलब अगर हम फिगर्स को चेंज कर दें तो उसका रिजल्ट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, आपने अगर स्प्रेडशीट में डेटा आपने डाला हो और उसका चार्ट बनाया हो, अब आप उस डेटा को क्या है, एक डेटा को हटा के कोई दूसरा डाटा डालो, तो वो क्या है, वहाँ पे चार्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है ना, या चार्ट अपने आप ही क्या है, उस मॉडिफाई हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सिनेरियो एनालिसिस ही होता है कि आप क्या है वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हो और देख रहे हो कि कैसे रिजल्ट क्या है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक जैसे एग्जांपल दिया, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, वो यूज़ कर रहे हैं स्प्रेडशीट मॉडल को, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट की, अगर हम इतना इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो क्या उसका क्या पोटेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा हमारे कैश फ्लोज में, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरकास्टिंग। अब ये कंपनीज को यूज़ करती है फॉरकास्टिंग के लिए भी, जैसे कि स्प्रेडशीट सपोर्ट फॉरकास्टिंग, तो स्प्रेडशीट सपोर्ट करता है फॉरकास्टिंग को। इसमें हिस्टोरिकल डेटा क्या है, जैसे मतलब जो स्प्रेडशीट है वो क्या यूज़ करती है हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर ट्रेंड को, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये स्टैटिस्टिकल फंक्शंस होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे कंपनी वो यूज़ कर रही है स्प्रेडशीट को फोरकास्ट करने के लिए सेल्स की नेक्स्ट क्वार्टर में कितनी होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन किसके बेस पे, हिस्टोरिकल सेल्स डेटा के बेस पे, ठीक है। देन है बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। स्प्रेडशीट क्या है, वाइडली यूज़ की जाती है बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी। जो कंपनीज है वो क्रिएट करती है डिटेल बजट, एलोकेट करती है रिसोर्सेज को, ट्रैक करती है उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या जा रही है अकॉर्डिंग टू प्लान्ड फिगर, ठीक है। तो एग्जांपल दिया है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे कि कंपनी यूज़ कर रही है स्प्रेडशीट को कि क्रिएट करने के लिए कि कितना उनका एनुअल बजट होगा, स्पेसिफाई प्रोजेक्ट में कितना उनका रेवेन्यू है, कितना उनका एक्सपेंस है, कितना उससे क्या है उनका प्रॉफिट आएगा ईच मंथ में, ठीक है। उसके बाद है डेटा वैलिडेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। कंपनी क्या है यूज़ करती है स्प्रेडशीट को इंश्योर करने के लिए कि क्या डेटा एक्यूरेट, मतलब जो डेटा की एक्यूरेसी है, क्वालिटी है, वैलिडेशन रूल्स, मतलब वो रूल्स वगैरह चेक्स वगैरह इसमें लगा के चेक करती रहती है, ठीक है। कोई एरर वगैरह तो नहीं है डेटा में। तो एग्जांपल देखिए, एक कंपनी है वो क्या है, उसने सेटअप किया है कि कुछ वैलिडेशन रूल है स्प्रेडशीट में कि इंश्योर करे कि न्यूमेरिकल एंट्रीज हैं जो वो क्या है एक सर्टेन रेंज के नीचे नहीं जानी चाहिए, तो ऐसा होता है। देन है कोलैबोरेशन एंड रिपोर्टिंग। कोलैबोरेशन रिपोर्टिंग में क्या होता है, स्प्रेडशीट सपोर्ट करती है कोलैबोरेशन में टीम मेंबर्स के बीच में। मल्टीपल यूजर्स क्या है वर्क कर सकते हैं सेम स्प्रेडशीट में साथ के साथ ही, ठीक है, और कंपनीज भी, और जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है, और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी दिया, एक सेल्स टीम है वो कोलैबोरेट कर रही है शेयर्ड मतलब शेयर्ड स्प्रेडशीट में क्या कर रही है, काम कर रही है, ओके।
तो ये हमारा क्वेश्चन था, उसके हमने एग्जाम्पल भी देखा और कैसे कंपनीज क्या यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट का अपने कंपनी, मतलब अपनी ये कह सकते हैं कंपनी में जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, ठीक है, या एक्टिविटीज़ करते हुए स्प्रेडशीट को वो यूज़ करते हैं। हमने ये देखा, अब हम उसकी समरी देख लेते हैं और आपको भी समरी देनी है। तो समरी क्या है? इन समरी कंपनीज लेवरेज स्प्रेडशीट, तो कंपनी यूज़ करती है स्प्रेडशीट को। ये बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल, बहुत ही बड़ा वर्सटाइल टूल है ये, ठीक है। ये डाटा एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है, फोरकास्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। बिजनेस के फंक्शंस को और इजीली ये बना देता है। जो टूल है ये प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली। डिफरेंस का क्वेश्चन होता है हमारा, एज यूजुअल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं एंड देन फिर हम क्या है डिफरेंस में जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका मीनिंग समझना। तो सबसे पहले हम IRR का मीनिंग देखेंगे। IRR क्या होता है? देखो, IRR क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। कैसा इंटरेस्ट रेट है? इन्वेस्टमेंट का। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि यार हमने अगर इन्वेस्ट किया तो हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट हमें उतना तो रिटर्न मिले ही मिले। अगर ऐसे पॉइंट को आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऐसे रेट को ढूंढ रहे हो, तो उसे कहते हैं ये IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, IRR इज लाइक फाइंडिंग द इंटरेस्ट रेट। तो IRR क्या, आप फाइंड कर रहे हो इंटरेस्ट रेट को, एट विच, वो इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? जिस इंटरेस्ट रेट पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेक इवन पे हो, ठीक है। ब्रेक इवन क्या होता है? जहाँ पे आपकी कॉस्ट इज इक्वल्स टू रिटर्न हो, या कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो, प्रॉफिट हो, या फिर मतलब जितना भी आपने क्या है डाला है उतना, या एटलीस्ट आपको वो हो जाए, रिसीव हो जाए, ठीक है। तो जो आपने स्पेंड किया उतने आपको रिसीव हो जाए। अगर एक ऐसा पॉइंट आप ढूंढ रहे हो तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन। उस ही पॉइंट को अगर उस पॉइंट का देख रहे हो ना, तो वही क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, IRR इज लाइक फाइंडिंग द इंटरेस्ट रेट। तो IRR क्या है हमारा? फाइंड कर रहे हैं हम इसमें इंटरेस्ट रेट को, एक ऐसे इंटरेस्ट रेट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्रेक इवन पे हो, मतलब जितना हमने स्पेंड किया उतना ही हमें रिसीव हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे होती है? बेसिकली इसमें हम ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या है मतलब फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट रेट को, और तब तक करते हैं जब तक क्या हमें पता ना लग जाए कि कहाँ पे हमारा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट हो रही है, ठीक है। देन डिसीजन कैसे लेते हैं हम इसमें? अगर हमारा IRR ज़्यादा है तो हमारा क्या है, उसको उधर इन्वेस्ट करने का क्या है, गुड आइडिया होता है, वहाँ पे हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं NPV। NPV क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें हमारे को पैसा बना के देगी, या हमारे को मतलब वो करवाएगी, कह सकते हैं ना, मतलब पैसा बनाएगी या फिर पैसा डुबाएगी, ये वाली चीज़ हो जाती है इसमें। कि NPV इज़ लाइक आस्किंग इज दैट इन्वेस्टमेंट मेकिंग और लूजिंग मनी, कि ये हमें मतलब बना के दे रही है पैसा, या फिर क्या कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ये सब अगर हम देख रहे हैं तो हम NPV देख रहे हैं, ठीक है। इट कैलकुलेट द डिफरेंस। ये बेसिकली ना डिफरेंस कैलकुलेट करती है कि वट यू अर्न, आपने क्या अर्न किया और आपने क्या खर्चा किया, उसके डिफरेंस ही क्या होता है बेसिकली NPV। जैसे मान लो 120, 100 रुपये आपने क्या लगाया, आपको रिसीव कितने हुए? 120। तो बेसिकली आपका 20 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो वही होता है ये। बस एक डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे होती है? सब्सट्रैक्ट कर दो कॉस्ट को अर्निंग से। 120 आपकी अर्निंग थी, कॉस्ट आपकी 100 थी, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको पता लग जाएगा। बस इसमें हम एडजस्ट करते हैं क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी, ठीक है। डिसीजन रूल क्या होता है? अगर हमारा NPV क्या पॉजिटिव आ रहा है, जैसे 20 हमारे केस में क्या है पॉजिटिव आ रहा है, 120 माइनस 100 तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या है, ये गुड आइडिया होता है, गुड डील होती है कि आप क्या करो वहाँ पे वो कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो पैसा। बट अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फिर वहाँ पे क्या, ये गुड आइडिया नहीं है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रही है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर अब हम मेन आते हैं अपने डिफरेंस में, जो कि हमसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे है हमारा IRR और यहाँ पे हमारा NPV। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इट फाइंड्स, ये क्या फाइंड करता है? तो IRR क्या कर रहा था? ब्रेक इवन देख रहा था, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या है, किसके बराबर हो रही है? प्रॉफिट के बराबर। और NPV क्या बताता है हमें? ये डिफरेंस बताता है हमारा कि कितना हमने कॉस्ट लगाई थी और कितनी हमें अर्निंग हुई, उसका क्या है डिफरेंस NPV बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या कर रहे थे? ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे थे कि हमें क्या है फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट को। और NPV में कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? हम सब्सट्रैक्ट कर रहे थे कॉस्ट को अपनी अर्निंग से, ठीक है, और कंसीडर कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी। देन डिसीजन रूल की बात करें तो IRR अगर हाई है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और NPV अगर पॉजिटिव होता है देन उसको क्या है, गुड डील माना जाता है। फिर फोकस है ये परसेंटेज रिटर्न, ये परसेंटेज बताता है बेसिकली, और ये क्या है, ये भी परसेंटेज बताता है, ठीक है। मतलब ये लगा लो ये परसेंटेज में बताएगा, है ना, ये एक्चुअल डॉलर्स और परसेंट दोनों में। देन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम इसमें ना अट्रैक्टिवनेस देखते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे हम असेस करते हैं रियल वैल्यू कितनी है, कितनी एडिशन, मतलब कितना ऐड हो रही है हमारी वैल्यू, ठीक है, इन्वेस्ट करने में। नेक्स्ट है री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन, कि क्या री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अजम्पशन देखना। तो अज्यूम री इन्वेस्टमेंट एट IRR, तो ये बोलते हैं कि हाँ IRR में अज्यूम करते हैं हम कि क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे किस पे, IRR पे ही। और यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि री इन्वेस्टमेंट करेंगे डिस्काउंटेड रेट पे, जो कि यूज़ किया जाता है NPV के लिए, ठीक है।
देन है हमारा मल्टीपल रेट। आईआरआर में क्या है, मल्टीपल रेट आ सकते हैं क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आता है एनपीवी में। डिसीजन रूल हमने देख लिया कि एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को अगर आईआरआर ग्रेटर होगा हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, और इसको एनपीवी में क्या एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को अगर एनपीवी हमारा क्या पॉजिटिव होता है। कैश फ्लो पैटर्न देखें तो इसमें अज्यूम करते हैं कि री इन्वेस्ट हम करेंगे आईआरआर पे, इसमें अज्यूम करते हैं री इन्वेस्ट करेंगे बट डिस्काउंटेड रेट पे, जो कि यूज़ कर रहे हैं हम एनपीवी के लिए। कंसिडरेशन देखें तो कॉमनली यूज फॉर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, मतलब ये क्या है जो प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है बेसिकली। यहाँ पे क्या है, हम कंपेयर करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को, मतलब 3-4 प्रोजेक्ट को क्या है हम वो करते हैं कंपेयर। ठीक है, तो ये था हमारा। चलेंगे तो देखिए, जैसे कि आपको होता है 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें डिटेल में ही लिखना होता है, ठीक है। और अगर अलग अलग आ गया तो उसके लिए भी आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले डेटाबेस मॉडल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अलग से आपको डेटाबेस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, और अगर डेटाबेस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया तो आप डेटाबेस मॉडल को एक्सप्लेन करोगे और उसके जो दो टाइप है उसको करोगे, यहाँ पर डिफरेंस नहीं करोगे। बट अगर डिफरेंस आ गया तो फिर आपको डिफरेंस भी करना होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अ डेटाबेस मॉडल इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस मॉडल क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक दायरा है, ठीक है, या बाउंड्री है जो डिटरमाइन करती है मतलब जो बताती है कि क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कैसे स्टोरेज होगी और कैसे मैनिपुलेशन होगी किसकी, डेटा की, किसमें, डेटाबेस सिस्टम में, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हमने ये देखना है कि जो हमारा डेटा है उसकी वो किस स्ट्रक्चर में होगा, कैसे स्टोरेज होगी और कैसे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस डेटा को कितने दायरे में रह के कर सकते हैं, वो हमें डेटाबेस मॉडल बताता है, ठीक है। इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट, बेसिकली हमें ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे, फॉर डिजाइनिंग अ डेटाबेस, कि कैसे आपको डिजाइन करना है डेटाबेस, एंड प्रोवाइड करता है कुछ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। मतलब जैसे हमने देखा ना ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, मतलब भी कुछ बताता है, कुछ रूल्स बताता है, कुछ रेगुलेशंस बताता है, कुछ गाइडलाइंस बताता है कि किसके लिए बताता है, क्रिएट करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए विद डेटाबेस, की जब आप डेटाबेस में क्या है कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो तो किस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है वो हमें डेटाबेस मॉडल बताता है, ठीक है। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर डेटाबेस मॉडल, कि कौन सा डेटाबेस मॉडल क्या आप यूज करोगे वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ डेटा कैसा है और आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, तो उस बेसिस पे आप क्या है डेटाबेस मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। बट अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जो डेटाबेस मॉडल होता है ये एक फ्रेमवर्क है जो रूल्स और रेगुलेशंस बताता है कि अगर आपको डेटा को स्टोर, स्ट्रक्चर, मैनिपुलेट करना है डेटाबेस सिस्टम में तो आप कैसे करोगे, ठीक है, तो ये आपको बताता है, ठीक है। तो होप आपको डेटाबेस मॉडल क्या होता है तो थोड़ा समझ आया हो। नेक्स्ट अगेन अगर हम देख लें तो डेटाबेस मॉडल इज अ वे, ये एक तरीका है ऑफ स्ट्रक्चरिंग, क्या करने का, स्ट्रक्चर करने का, ऑर्गेनाइज करने का डेटा को, टू डिफाइन, क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि कैसे डाटा को स्टोर किया जाए, कैसे उसको एक्सेस किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए डेटाबेस सिस्टम में। तो डेटाबेस सिस्टम में आपको स्टोर करना है, एक्सेस करना है, मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, वो सारा का सारा कैसे करना है वो डेटाबेस मॉडल बताता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डेटाबेस मॉडल बताता है, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट देता है आपको कि कैसे आपको डिजाइन करना है डेटाबेस को, ठीक है, कैसे उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और स्पेसिफाई करता है कि क्या रिलेशनशिप है उन अलग अलग डेटा के बीच में। टू कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक तो बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है, और एक होता है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो यही हमने करने हैं, ये आपको 16 मार्क्स में अलग अलग भी आते हैं तो इनको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे हमारा रिलेशनल मॉडल, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है ये ऑर्गेनाइज करता है डेटा को टेबल्स में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है हमारे जितना भी डेटा है उसको टेबल में, जहाँ पे ईच टेबल कंसिस्ट, जहाँ पे हर टेबल में क्या होता है, रो भी होती है, कॉलम भी होती है। तो एक टेबल देख लो, उसमें रो भी होगी, कॉलम भी होगी, और उसमें क्या है डाटा को ऑर्गेनाइज करेगा कौन, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, जो रोज होती हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल क्या होती है हमारी, रोज होती है, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिकॉर्ड को, ठीक है। एंड ईच कॉलम, जो वर्टिकल है हमारे वो कॉलम होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट्रीब्यूट ऑफ रिकॉर्ड को, ठीक है, फीचर, ये कह सकते हो कि क्या क्या उसके बारे में अदर डिटेल्स है वो बताते हैं। द टेबल कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू कॉमन फील्ड, और इन दोनों मतलब हमारे जो टेबल्स होंगे उनको क्या है हम रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कुछ कॉमन फील्ड के बेसिस पे, ठीक है। क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप हम इसमें, ठीक है। तो फीचर देखते हैं आगे, हम इसका क्या देखेंगे भी डेटाबेस मॉडल को या रिलेशनल मॉडल को। तो अभी हम इसकी फीचर देख लेते हैं पहले। तो हमने क्या पढ़ा, इसमें टेबल होते हैं तो डाटा उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, हम टेबल में उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हर टेबल का अलग अलग नाम रखते हैं हम। रिलेशनशिप्स क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर स्टैब्लिश, तो दो टेबल के बीच में हम क्या रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, थ्रू कीज, ठीक है, प्राइमरी और फॉरेन कीज के थ्रू। फिर है नॉर्मलाइजेशन, जो मॉडल है ये जो मॉडल है ये सपोर्ट करता है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक को, ताकि मिनिमाइज हो सके डेटा की जो रिडंडेंसी है, मतलब कि जो डेटा डबल बार हो जाता है ना, या मतलब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा ना हो, ठीक है। एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, और ये डेटा की क्या करता है,
इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, ठीक है। फिर एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज यूज्ड, एसक्यूएल को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, यूज टू क्वेरी एंड मैनिपुलेट। अगर हमें मैनिपुलेट करना हो डेटा को रिलेशनल डेटाबेस में तो एसक्यूएल को क्या है, यूज़ किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो रिलेशनल डेटा बेस है जो ये ऑफर करता है हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इन क्वायरिंग एंड अपडेटिंग डेटा, अगर आपको अपडेट वगैरह करना है या क्वायरी करनी है डेटा के साथ, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझें तो इमेजिन यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में, एंड कोर्सेज दे आर इनरोल्ड, और मतलब स्टूडेंट की इन्फो है और वो किस किस कोर्स में इनरोल्ड हैं, उन्होंने किस किस कोर्स में एडमिशन लिया, उसकी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा हो गया। यू कुड रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को ना अलग अलग मॉडल के थ्रू क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपने रिलेशनल मॉडल को क्या है चूज किया कि ठीक है इसके थ्रू क्या क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन विद 2 टेबल, तो आप 2 टेबल बनाओगे यहाँ पे, 1 फॉर स्टूडेंट, एक है स्टूडेंट के लिए और एक है कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो देखिए जरा, स्टूडेंट का टेबल है अलाइस, बॉब एंड चार्ली, ठीक है। तो एज बता दी यहाँ पे और ग्रेड बता दिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्स टेबल। अब हम क्या कोर्स टेबल बना रहे हैं, तो कोर्स का ये कोर्स आईडी दे दी, यहाँ पे कोर्स का नेम दे दिया और यहाँ पे क्या है क्रेडिट दे दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे नाउ द टेबल कैन बी रिलेटेड, तो अब हम इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, नाउ द टेबल कैन बी रिलेटेड, तो इन दोनों टेबलों को हम रिलेट कर सकते हैं कॉमन फील्ड के बेसिस पे, दोनों में से कुछ कॉमन निकाल के, से जैसे कि स्टूडेंट आईडी हमने क्या है दोनों में कॉमन निकाली इन द स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और कोर्स आईडी हमने क्या है कोर्स टेबल से क्या है वो निकाल ली कॉमन। तो इनरोलमेंट टेबल अब बनाएंगे हम, जैसे कि इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे 1 2 3 4 है, स्टूडेंट आईडी भी यहाँ पे क्या है 1 1 2 3 है, और कोर्स आईडी ये है। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट की आईडी वहाँ से और यहाँ से कोर्स आईडी, और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। तो इन दिस एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, जो स्टूडेंट टेबल है वो स्टोर कर रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच स्टूडेंट, और जो कोर्स टेबल है वो क्या है स्टोर कर रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्स के बारे में, ठीक है। और इनरोलमेंट टेबल है वो इन दोनों को लिंक कर रहा है, ठीक है, लिंक स्टूडेंट्स टू द कोर्सेज दे आर इनरोल्ड। तो ऊपर अगर हम स्टूडेंट पे देखेंगे तो वो क्या है उसका जो भी कोर्सेज में इनरोल्ड है वो हमें पता लग जाएगा। तो दोनों के बीच में हमने क्या स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया इनरोलमेंट टेबल के थ्रू, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो रिलेशनल सॉरी, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया था, होप आपको ये समझ आया हो। अब हम देख लेते हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, हायरार्किकल मॉडल ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, ये भी क्या करता है ऑर्गेनाइज ही करता है डेटा को इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, बट कैसे में, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, विच ईच रिकॉर्ड, जहाँ पे वेयर ईच रिकॉर्ड हैज़ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो हर एक रिकॉर्ड का क्या है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ईच पेरेंट रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब कि एक मेन होगा फिर उसके अंदर फर्दर क्या है अलग अलग क्या है रिकॉर्ड्स होंगे, बट ईच चाइल्ड हैज़ ओनली 1 पेरेंट, पर क्या है हर एक जो सब सिस्टम है उसका एक ही क्या होगा, मतलब एक ही मेन होगा, ठीक है। की फीचर्स, अगर हम इसके फीचर्स देखें तो ट्री स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्री, तो इसमें डाटा क्या है ऑर्गेनाइज किया जाता है एक ट्री स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हर रिकॉर्ड में क्या इधर अ पेरेंट और अ चाइल्ड क्रिएटिंग अ हायरार्की, मतलब एक हायरार्किकल मॉडल जैसा होता है। नेविगेशन, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है, क्या करके, यहाँ पे बोला है कि डेटा इज एक्सेस थ्रू द ट्रेवर्सिंग द ट्री स्ट्रक्चर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आप क्या देख सकते हो डाटा को, ठीक है, एक्सेस कर सकते हो। एफिशिएंसी, हायरार्किकल डेटाबेस आर एफिशिएंट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ हायरार्किकल डेटा, कह रहे हैं कि ये वहाँ पे बहुत ही एफिशिएंट होता है जहाँ पे हायरार्किकल टाइप का डेटा होता है हमारे पास, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट हो गए, चार्ट लाइक स्ट्रक्चर में क्या है ये डेटा को ये मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फाइनली इन दोनों के डिफरेंस में आ जाते हैं, ये भी आपको आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, ठीक है, या फिर ये आ सकते हैं कि इन दोनों के फीचर एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो जहाँ भी आ जाए वो कहीं ना कहीं आपसे डिफरेंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंस बताओगे। तो देखो यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये रिलेशनल डेटा मॉडल लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो रिलेशनल मॉडल है जो हमारा, उसमें क्या है डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है टेबल में। हायरार्किकल मॉडल में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमने देखा था जो रिलेशनल मॉडल है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अगर डाटा वगैरह को अपडेट वगैरह करना है आपने, पर हायरार्किकल मॉडल में क्या लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें रिलेशनल मॉडल से। देन रिलेशनशिप की बात करें तो सपोर्ट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप थ्रू फॉरेन कीज, ये क्या है सपोर्ट करता है मैनी मैनी रिलेशनशिप को, ठीक है, फॉरेन कीज के थ्रू। और यहाँ पे इन्फोर्स स्ट्रिक्ट वन टू मैनी, यहाँ पे 1 to many होते हैं, ठीक है। तो एक पेरेंट और फिर चाइल्ड, सब सिस्टम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देन है क्वेरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे एसक्यूएल को यूज़ किया जाता है क्वेरी के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को। यहाँ पे क्या है रिक्वायर नेविगेशन, यहाँ पे नेविगेशन करते हैं थ्रू द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है, ये जो हमने क्या पढ़ा रिलेशन मॉडल है जो हमारा रिलेशनल मॉडल है ये क्या सपोर्ट करता है नॉर्मलाइजेशन को। और ये क्या है ये मे इन्वॉल्व डेटा डुप्लीकेशन, यहाँ पे क्या डेटा डुप्लीकेशन हो सकती है ड्यू टू हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो
अब हम इसकी समरी देख लें, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है ना, आपको उसकी समरी देनी होती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसको अच्छे मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, कह रहे हैं कि द चॉइस ऑफ डेटाबेस मॉडल, कि कौन सा डेटा बेस मॉडल आपने यूज़ करना है, ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द डेटा डिसाइड करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो भी चॉइस करोगे ना, वो मॉडल इंपैक्ट करेगा कि कैसे डाटा स्टोर होगा, कैसे उसको एक्सेस किया जा सकता है, कैसे उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी। नेक्स्ट है अल्टीमेटली द डेटाबेस मॉडल सेलेक्टेड शुड अलाइन विद अ स्पेसिफिक नीड। तो आपको जो भी डेटाबेस मॉडल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है, फिट हो, ठीक है। कंसीडर करने अपने फैक्टर्स, जैसे कि क्या डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे हैं, स्केलेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है, तो अब हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन द बिजनेस सेक्टर, कि कैसे हम अप्लाई करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बिजनेस सेक्टर में। तो सबसे पहले है इसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं हमारे, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस में, जिसके अंदर हमारे रेशियो एनालिसिस होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस होता है और फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है फॉरकास्टिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, ये भी एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो क्या है हमारे डिसीजन को ऑप्टिमाइज़ करती है कि कैसे हम क्या है ऑप्टिमाइज डिसीजन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस्ट। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, हेल्प करता है मार्केट रिसर्च में, ठीक है। ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है नंबर वाले डाटा को, ठीक है, हेल्प करता है बिजनेस के अंडरस्टैंड करने में कि क्या कस्टमर के प्रेफरेंसेज है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, इसके अंदर जैसे स्टैटिस्टिकल मॉडल हो गए, ये क्या है हमें बताते हैं कि रिस्क कितना है, ठीक है, उसको असेस करने में, उसको मैनेज करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स फॉरकास्टिंग। सेल्स फॉरकास्टिंग में क्या है, बिजनेस यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को फोरकास्ट करने के लिए कि कितनी सेल्स आने वाले टाइम पे होगी बेस्ड ऑन पास डेटा। क्वालिटी कंट्रोल, क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हो गया, ये अप्लाई किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता है एचआर में क्या करने के लिए, वर्कफोर्स की प्लानिंग के लिए, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन के लिए और कंपनसेशन एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको बिजनेस किस किस तरीके से यूज़ करता है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करता है। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले वो फाइनेंशियल एनालिसिस में भी उसको मतलब इसकी हेल्प लेता है, ऑपरेशन रिसर्च में, मार्केट रिसर्च में, रिस्क को मैनेज करने में, सेल्स को फोरकास्ट करने में, क्वालिटी को कंट्रोल करने में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में भी क्या है, हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने में और रिस्क को असेस करने में। फिर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम CRM बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हेल्प करता है बिजनेस की कि वो कस्टमर का डेटा को अच्छे से एनालाइज करें, इंप्रूव कैसे अच्छे कर सकते हैं हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को, उनकी रिटेंशन को, और मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे हम बना सकते हैं उनके लिए ताकि वो रिटेन रहे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करते हैं। देन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसकी शेड्यूलिंग करने में, कितने रिसोर्स हमें एलोकेट करने हैं, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब लिमिटेशंस भी पूछी थी कि क्या लिमिटेशन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, अगर हम उसको यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो ये ना ओवर एम्फोसाइज करता है सिर्फ नंबर वाली फिगर्स में, अदर फैक्टर्स को क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है, ठीक है। देन है डेटा क्वालिटी इशू। क्या बोल रहे हैं, अगर पुअर क्वालिटी का डेटा होगा तो मतलब डेटा ही गलत है, तो डेटा गलत है तो इसने एनालिसिस भी गलत किया, तो वही डिसीजन मेकिंग क्या है कहीं ना कहीं फिर गलत हो सकती है। देन है अजम्पशन सेंसिटिविटी। जो हमारे क्वांटिटेटिव मॉडल्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, और अगर अजम्पशन हट गई नॉट वैलिड, तो मतलब कि आंसर भी क्या है, वो नॉट वैलिड है। देन है कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरप्रिटेशन। कह रहे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव मॉडल है जो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होते हैं कि उनको कैसे इंटरप्रिटेट किया जाए, और कहीं ना कहीं फिर उससे क्या है मिस इंटरप्रिटेशन रिजल्ट आ जाते हैं, डिसीजन मेकर क्या है उसको मिस इंटरप्रिटेट कर लेता है। फिर है लिमिटेड प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं जो वो हमारे हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होते हैं। अब हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर कैसे बताएगा, तो वही है कि है तो पास्ट डेटा पे बेस्ड है ना, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के अनसर्टेन है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी क्या है चेंज आते हैं। देन है लैक ऑफ कंटेक्स्ट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, कहीं ना कहीं लैक करते हैं किसमें, कि वो फुल्ली अंडरस्टैंड सर्टेन बिजनेस सिचुएशन नहीं कर पाते, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। देन है रिसोर्सेज इंटेंसिव। तो क्या कह रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्स। तो आप अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंप्लीमेंट करना है, लगाना है बिजनेस में, तो उसके लिए खुद के लिए अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि टाइम चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो क्या है कहीं ना कहीं महंगी पड़ती है, ठीक है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। फिर है रेजिस्टेंस टू चेंज। कहीं ना कहीं क्या है डिसीजन मेकर रेजिस्ट करता है कि वो रिलाई नहीं करेगा सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है। फिर है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसर्न्स क्या है कहीं ना कहीं अराइज होते हैं, स्पेशली जब क्या है डिसीजन मेकर डिपेंड होता है ये सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस में, विदाउट कंसिडरिंग उसने क्या है एथिकल इंप्लीकेशंस नहीं देखी। देन है डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कह रहे हैं कि जो रैपिडली चेंज है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, वहाँ पे क्वांटिटेटिव मॉडल कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं कि वो एकदम से अडेप्ट नहीं कर सकते क्विकली किसी भी चेंज को, ठीक है।
अब अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो क्या बोल रहे हैं, वाइल क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ही हेल्प लेता है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं इसके साथ लिमिटेशंस भी आते हैं। तो लिमिटेशंस को कंसिडर करते हुए क्या है, हमें क्या है, अच्छे से इसको समझना पड़े, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑलरेडी 9 है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, which is 10th question. What are the key factors determining the designing of a strong business model? तो कौन कौन से ऐसे बेसिकली की फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कैसे डिज़ाइन किया जाए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल को, ठीक है। हाउ कैन अ बिजनेस मॉडल बी इवेल्युएट फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक सक्सेस, तो कैसे एक बिजनेस मॉडल को इवेल्युएट किया जाता है उसकी स्ट्रेटेजिक सक्सेस के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यूनिट 1 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमने जो यूनिट 1 है वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया, क्योंकि आपको किसी एक यूनिट से 2 क्वेश्चंस को करना ही करना होता है। तो हमने यूनिट 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, यूनिट 2 के भी किए हैं हमने इंपॉर्टेंट में, यूनिट 3 के भी किए हैं और 4 के भी किए हैं, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर देख लिएगा, क्योंकि अगर आप ये देख लोगे ना, तो अगर ये आए फिर आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई डिज़ाइन करना है अगर हमने स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि वो ऐसा हो कि वो सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी हमारी बिजनेस की बनाए रखे। तो बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक बिजनेस मॉडल कितना इफेक्टिव होगा, और वो क्या है, एंड इवेल्युएट इट्स सक्सेस, स्ट्रेटेजिक सक्सेस इन्वॉल्विंग असेसिंग इट्स अलाइनमेंट विद द बिजनेस गोल एंड इट्स एबिलिटी टू जनरेट वैल्यू। तो बोल रहे हैं कि देखो भाई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं, या फिर जो क्या है, हमको ये बताते हैं कि कैसे हमारा जो एक बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, और कैसे क्या है वो बिजनेस को उसकी स्ट्रेटेजिक सक्सेस तक लेके जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो फैक्टर्स बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ने हैं कि की फैक्टर्स क्या है इन डिज़ाइनिंग, जो कि हमें देखने हैं जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल को। तो सबसे पहले क्या है, वैल्यू प्रोपोर्शन। कह रहे हैं फैक्टर क्या है इसमें, क्लियरली डिफाइन एंड आर्टिकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रोवाइड टू कस्टमर। पहले तो हमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि जो बिजनेस ने क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को। वाई इट मैटर्स, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशन एड्रेसेस कस्टमर नीड। क्योंकि अगर आप पहले से जानोगे तो आप और अच्छे से क्या है, कस्टमर की नीड्स को क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने कस्टमर से, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने बिजनेस मॉडल को क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्या क्या चीजें देखनी है, कौन कौन से फैक्टर आपको इंपैक्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको ये देखना है कि मुझे अपने कस्टमर को कैसी वैल्यू देनी है, और आपको हटके देनी है। क्यों, क्योंकि अगर आपने वैल्यू प्रोपोजिशन किया तो आपको ये पता लग जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लूँ मैं, अपने कस्टमर को हटके क्या दूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर का सेगमेंटेशन करना। आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट कस्टमर सेगमेंट क्या है, ठीक है। अभी क्यों ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे आप उनको फोकस करके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना सकते हो अपने स्पेसिफिक कस्टमर को, ताकि इन्हांस कर सको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू स्ट्रीम्स। इसमें क्या होता है, हम डिटरमाइन करेंगे कि कितना बिजनेस ने क्या है हमारा अर्न करना है कस्टमर से। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर डाइवर्सिफाइड एंड सस्टेनेबल रिवेन्यू मॉडल क्या है, इसेंशियल होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। फिर है कॉस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें देखना होता है कि कितनी कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है, जो हमने क्या है वैल्यू को डिलीवर करना है अपने कस्टमर को, उसमें हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, ये भी हमको जानना पड़ता है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, इंश्योर करता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस क्या है लंबे समय तक बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिफाइन द प्रोडक्ट सर्विसेज विल रीच कस्टमर। ये बताता है कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचेगा। क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा तो कहीं ना कहीं हम डिलीवरी जल्दी से जल्दी कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अपने कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा की रिसोर्सेज। आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे मेन रिसोर्सेज क्या है, क्या एसेट है हमारे, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, कैसी पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में। व्हाई इट इज मैटर, क्यों ज़रूरी है, ये इंश्योर करता है ये कि जो बिजनेस है उसके पास नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, क्या वो डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को। फिर है की एक्टिविटी। हमें क्या है, कोर एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा अपनी बिजनेस की। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है हम उस पर फोकस करके क्या है अपने प्रोडक्ट को और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं। देन है पार्टनरशिप एंड अलायंस। आइडेंटिफाई करो एक्सटर्नल रिलेशनशिप और ये देखो कि क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपके बिजनेस मॉडल में। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हांस करती है कंपनी की कैपेबिलिटीज़ को और एक्सटेंड करती है मार्केट में रीच, ठीक है। फिर है हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटेजिक सक्सेस। पहले हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स जो जो इंपैक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है स्ट्रैटेजिक सक्सेस का, कि एक जो बिजनेस मॉडल है वो क्या अच्छा है तो क्या वो स्ट्रैटेजिक सक्सेस दे रहा है कंपनी को। कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम, तो सबसे पहले है अलाइनमेंट विद गोल। अगर वो जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो अलाइंड है बिजनेस के गोल से, तो वो अच्छा होगा। तो असेस करो कि कितना अच्छा हमारा बिजनेस मॉडल है, कितना अच्छा वो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक गोल है हमारा, क्या वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर अडेप्टेबिलिटी। इवैल्यूएट करो अपने बिजनेस मॉडल को, क्या उसके पास एबिलिटी है कि अगर कोई चेंज आ जाए मार्केट में तो और टेक्नोलॉजी में तो वो उसको अडॉप्ट कर ले कि नहीं। देन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
डिटरमाइन करो वेदर जो बिजनेस मॉडल है वो प्रोवाइड कर रहा है एक सस्टेनेबल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। फिर देखते हैं हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसकी एनालाइज करो, क्या उस वो फाइनेंशियली हमें क्या अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है, क्या वो हमें रेवेन्यू दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फिर क्या मेजर करो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, ठीक है, फीडबैक लो उनसे कि क्या जो हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं आपको एज पर योर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है। देन इनोवेशन, असेस करो कि कितना लेवल ऑफ इनोवेशन क्या आपके बिजनेस मॉडल में है, कंसिडर करो प्रोडक्ट और सर्विसेज कितना ऑफर कर रहा है सामने वाले को, ठीक है। देन है रिस्क मैनेजमेंट, इवेल्युएट करो अपने बिजनेस मॉडल में कि कितना पोटेंशियल रिस्क है इसके पास, कि मतलब इसकी कितनी एबिलिटी है कि मिटिगेट कर सकता है, हम कितन हमारे अंदर कितनी एबिलिटी कि हम मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रिस्क को, ठीक है। तो क्या रिस्क मैनेजमेंट है हमारे बिजनेस मॉडल में। देन है स्केलेबिलिटी, कंसीडर करो वेदर हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो अलाउ कर रहा है स्केलेबिलिटी को, ठीक है, स्केलेबिलिटी को अनेबल कर रहा है वो बिजनेस को कि वो ग्रो हो, एक्सपैंड हो एफिशिएंटली। देन है सस्टेनेबिलिटी, एग्जामाइन करो कि जो इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस मॉडल का वो क्या है, सस्टेनेबल कंसर्न्स वो ले रहा है, एड्रेस कर रहा है उनको, ठीक है। देन स्टेक होल्डर्स वैल्यू, इवेल्युएट करो कि जो आपका बिजनेस मॉडल है वो क्रिएट कर रहा है वैल्यू सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, इंक्लूड कस्टमर्स हो गए, इंप्लॉयज़ हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या बोल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो क्या है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अपने में लाता रहता है, रेगुलरली रिव्यू करना पड़ता है, अपडेट होता है उसमें बिजनेस मॉडल में हमारे, और फीडबैक लेना होता है जैसे जैसे मार्केट में चेंज आता है कि हमारा बिजनेस मॉडल भी अपडेट होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इंश्योर करता है कि जो हमारा मॉडल है वो क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है, और आगे तक चलेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। तो बेसिकली ये हमारा आंसर था। बेसिकली हमने जो क्वेश्चन था ना हमारा, देखिए जरा हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर फैक्टर्स, तो हमें फैक्टर बताने थे कि क्या क्या फैक्टर देखने हैं अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के मॉडल, मतलब जो आपका बिजनेस है उसका जो बिजनेस मॉडल है वो जब हम वो करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, फिर हमने वो देखे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इंश्योर करें, कैसे पता लगाएं, कैसे एक्सेस करें कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो हमारे स्ट्रैटेजिक सक्सेस में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर था। होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करें। थैंक यू।